हेलो स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है। तो देखिए, प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे नाम बता रहा है कि मैनेजमेंट किस चीज़ की, प्रोडक्शन की। तो यहाँ पे क्या होता है, जितने भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, लाइक प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, कंट्रोलिंग है, डायरेक्टिंग है, सुपरवाइजिंग है, तो जितने भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उनको हम किस पे अप्लाई करेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन पे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्शन फंक्शन पे जब हम इन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, तो देखिए प्रोडक्शन जो नॉर्मली नेम से सजेस्ट होता है, प्रोडक्शन मतलब क्या होता है कि जब भी कोई भी गुड्स है या कुछ भी है जिसे हम रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं कि ये प्रोडक्शन हो रहा है, ये प्रोड्यूस हो रहा है, ये नया गुड्स या नई चीज़ें प्रोडक्ट क्रिएट हुआ है। तो जहाँ पे हम मैनेजमेंट के सारे प्रिंसिपल्स को इन प्रोडक्शन फंक्शन में, इस गुड्स को क्रिएट करने में अप्लाई करते हैं, उसी को कहते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट। और जो पर्सन ये सब करता है उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, शेड्यूलिंग। शेड्यूल का क्या मतलब हो गया कि कब करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है, कैसे करना है, तो वो शेड्यूल पूरा तैयार करेंगे। तो ये क्या है, एक प्रोसेस है जहाँ पे हम प्लान कर रहे हैं, शेड्यूल कर रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं उन सारी एक्टिविटीज़ को जो इन्वॉल्व है किस चीज़ में, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में, उनके प्रोडक्शन में। तो उसे वो कहते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट। It focuses on the transformation process of inputs and raw materials into the company finished product। ये चीज़ एक्चुअली क्या है, ये प्रोडक्शन को एक्सप्लेन कर रही है। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट मेन ऑब्जेक्टिव या हम कहें कि फोकस किस चीज़ पे है कि उस प्रोसेस पे जिससे कि हम रॉ मटेरियल्स के थ्रू या इनपुट्स के थ्रू आउटपुट तैयार कर रहे हैं। तो जो भी ये ट्रांसफॉर्मेशन में जितने भी प्रोसेस लग रहे हैं उस प्रोसेस पे को मैनेज करना ही क्या कहलाता है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट कहलाता है, राइट। तो इन दिस प्रोसेस द डिसीजन रिगार्डिंग द क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस, पैकेजिंग, डिज़ाइन एट्सेट्रा टेकन बाय द प्रोडक्शन मैनेजर। कि हम फॉर एग्जांपल हम लेते हैं जैसे कोई फैक्ट्री है, तो अगर कोई फैक्ट्री है या कोई कंपनी है जो चॉकलेट्स का प्रोडक्शन करती है, तो अब प्रोडक्शन मैनेजर का काम क्या होगा कि ये जो चॉकलेट है वो कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, उसकी क्वालिटी कैसे रखनी है, इसकी शेप एंड साइज़ चॉकलेट का कैसा होना चाहिए, इसकी पैकेजिंग में क्या चीज़ करना है, इसका डिज़ाइन कैसा होगा, इसकी प्राइस, इसकी कॉस्टिंग कैसे आए कि जिससे हम इसकी प्राइसिंग फिक्स कर सकें। तो ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा वो कौन लेगा, प्रोडक्शन मैनेजर, क्योंकि वहाँ पर चॉकलेट का प्रोडक्शन कौन करवा रहा है, प्रोडक्शन मैनेजर कर रहा है, राइट। तो जितने भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है वो इस फॉर्म में अप्लाई कर देगा कि जब चॉकलेट्स को, इसके रॉ मटेरियल को और चॉकलेट तैयार होने तक का जितना भी पूरा प्रोसेस है वहाँ पे ये जो भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को लगाएगा, दैट इज़ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो अब हम देखते हैं कि फिर ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है, क्योंकि ये दोनों टर्म जो हैं बहुत ज़्यादा ही इंटर रिलेटेड हैं, लेकिन इनके बीच में कुछ बेसिक्स डिफरेंस है। तो अब बात करते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट की। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है, ऑपरेशन मैनेजमेंट इम्प्लाइज द मैनेजमेंट ऑफ डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़। वहाँ पे हमने देखा कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट में जो सारी एक्टिविटीज़ जिसको हम मैनेज करें वो किस चीज़ से रिलेटेड कर रही हैं, प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड करती हैं। जबकि ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या कहता है, जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ है उन पर जब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑपरेशन मैनेजमेंट। अब देखिए, बिजनेस एक्टिविटी की जब बात करते हैं तो सिर्फ प्रोडक्शन बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। प्रोडक्शन करने के बाद उन प्रोडक्ट्स कहाँ पे रखना है, कैसे उसको कस्टमर्स तक पहुंचाना है, तो ये सब चीज़ें जो मार्केटिंग, उसका डिलीवरी करना है उस गुड्स की, वो सारी चीज़ें कहाँ आ जाती हैं, ऑपरेशंस में आ जाती हैं। तो इसीलिए क्या कहा गया कि ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या है, उन जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ है, एक दिन में जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं उनको मैनेज करना ही क्या कहलाता है, ऑपरेशन मैनेजमेंट कहलाता है। सो इट इन्वॉल्व्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो कि मैन्युफैक्चरिंग किस चीज़ की होती है, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, टेंजिबल जो चीज़ें होती हैं उनको हम कहते हैं, उनको मैन्युफैक्चरिंग में रखते हैं। तो ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है प्रोडक्शन फंक्शन का, उनको मैन्युफैक्चर करना, सर्विसेज को प्रोवाइड करने का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, उसे हम कहते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट। सो इट डील्स विद डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस यूजिंग रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू प्रोवाइड डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर। तो यहाँ पे जो अगर हम ऑपरेशन मैनेजमेंट की बात करते हैं, मींस जो ऑपरेशन मैनेजर होगा, राइट, जो भी ये काम करेगा दैट इज़ ऑपरेशन मैनेजर। तो ऑपरेशन मैनेजर क्या करता है, प्रोडक्शन फंक्शन को, प्रोडक्शन मैनेजर जो काम कर रहा है उसको भी वो क्या करेगा, डिज़ाइन करेगा कि कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इम्प्लीमेंट कराएगा, कंट्रोल करेगा
इसके अलावा जो भी रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशंस में हैं उनका सही मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करा के जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हमें चाहिए मींस कस्टमर्स की नीड एंड वांट्स के अकॉर्डिंग, मार्केट में जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग उन तक डिलीवर कराना भी ऑपरेशन मैनेजमेंट है। तो अगर इन क्रक्स कहा जाए तो ऑपरेशन मैनेजर जो होता है वो प्रोडक्शन मैनेजमेंट को भी देखता है, साथ ही प्रोडक्शन होने के बाद उसको कैसे कस्टमर तक पहुंचाना है उसकी भी चीज़ों को भी ऑपरेशन मैनेजर डील करता है, राइट। सो नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू स्लैक ने क्या कहा था कि ऑपरेशन मैनेजमेंट इज़ द सेट ऑफ एक्टिविटीज़। ये क्या है, उन एक्टिविटीज़, कुछ एक्टिविटीज़ का सेट है जो गुड्स को क्रिएट करती हैं, ठीक है। क्रिएट करने का इन द सेंस क्या हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज को क्रिएट करने का मतलब यहाँ पे हो गया, जैसे प्रोडक्शन में क्या होता है, अपना गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर हो रही हैं, गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं तो उनको भी देख रही है ना। उन एक्टिविटीज़ को क्रिएट करना थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, ये सब कैसे होगा, इनपुट्स को आउटपुट्स में ट्रांसफॉर्म करके ही प्रोडक्शन होता है। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट इन सारी एक्टिविटीज़ के सेट को कहते हैं, राइट। सो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है, ऑपरेशन मैनेजमेंट का एक पार्ट होगा, क्योंकि ऑपरेशन मतलब जो भी एक्टिविटीज सब आ गया उसमें, प्रोडक्शन भी आ गया, मार्केटिंग भी आ गया, सेलिंग का भी काम आ गया, सारी चीज़ें आ गई वहाँ पे, तो वो सारे ऑपरेशंस को डील कर रहा है, राइट। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या हो गया, ऑपरेशन मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है। और ऑपरेशन मैनेजमेंट इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस बाय द मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस के सारे ऑपरेशंस को एडमिनिस्ट्रेट करना ही क्या कहलाता है, ऑपरेशन मैनेजमेट, राइट। तो हमने प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट की मीनिंग डिस्कस कर ली। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। फर्स्ट है रिजल्ट इन वैल्यू एडिशन। तो जब हम प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट को अप्लाई करते हैं तो उससे जो हमारा रिजल्ट होता है, जो आउटपुट होता है, वो हमेशा एक वैल्यू एडिशन के साथ होता है। मींस अगर हमने रॉ मटेरियल को लिया या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ किया, लैंड, लेबर, मशीन को, तो वहाँ पे जब हम उसे प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व कर देते हैं, उस पर ऑपरेशन मैनेजमेंट अप्लाई करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो जो रिजल्ट होता है वो वैल्यू एडिशन के साथ ही होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहता है कि प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में जो भी पूरा सिस्टम है वो सेक्रेशन में नहीं चलता, मींस वो अकेले वर्क नहीं करता है, वो उनका एक दूसरे डिपार्टमेंट पे इंटरलिंक्ड होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो उन्हें अपनी रिक्वायरमेंट परचेज डिपार्टमेंट को बतानी पड़ेगी, परचेज डिपार्टमेंट उसको मटेरियल को मंगवाएगी। तो मतलब हर पूरा सिस्टम जो है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। सिमिलरली ऑपरेशन मैनेजमेंट का भी जो मार्केटिंग है, सेलिंग है, पैकेजिंग है, ये सारी चीज़ें जो है, डिलीवरी का है, जो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है, पूरा वो ये डिपेंड करता है कि भाई प्रोडक्शन कितने यूनिट्स का हुआ है, कैसे करना है उनकी पैकेजिंग, और किस तरह के मटेरियल है उनको कैसे हैंडल करना है। तो बेसिकली हर डिपार्टमेंट या हर एक चीज़ जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट ऑफ जनरल मैनेजमेंट। तो प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या है, जनरल मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट के जितने प्रिंसिपल्स हैं वो एप्लीकेबल होते हैं। प्रोडक्शन में हम क्या कर देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उसको अप्लाई करते हैं कि इनपुट को आउटपुट में जो ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है उस वक्त हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं। वहीं ऑपरेशन मैनेजमेंट में हम जितने भी डे टू डे एक्टिविटीज़ हो रही हैं प्रोडक्शन से लेके और लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें जो भी हैं उन सब में हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली ये क्या होता है, मैनेजमेंट का पार्ट होता है। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। तो प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट का नेचर है कि ट्रांसफॉर्मेशन का। क्यों ट्रांसफॉर्मेशन का? क्योंकि ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करके एक आउटपुट रेडी कर रहे हैं। तो ये इनपुट से आउटपुट को कन्वर्ट करना ही प्रोडक्शन कहलाता है। और ऑपरेशन मैनेजमेंट में तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट ऑलरेडी इन्वॉल्व होता है। तो बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है, आपकी इनपुट को एक नए आउटपुट में, एक प्रोडक्ट में, एक फिनिश्ड गुड्स में उसको रेडी करने का है। नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेटिव फंक्शन। तो ये कोई थ्योरेटिकल फंक्शंस नहीं होते हैं, इनका नेचर थ्योरेटिकल नहीं होता है, हर एक चीज़ प्रैक्टिकल फॉर्म में होता है। ऑपरेटिव होता है, वर्क में होता है कि इन्वेंट्रीज कैसे कंट्रोल करनी है, प्रोडक्शन को कैसे करना है, प्लांट्स का कैसे करना है, लोकेशन कहाँ पर सेट करनी है, या जितनी भी चीज़ें हैं, या हमें ट्रांसपोर्टेशन का कैसे हैंडल करना है, ये जितने भी वर्क होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, प्रैक्टिकल व्यू पे होते हैं, ऑपरेटिव होते हैं। तो प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट का जो नेचर होता है वो कैसा, ऑपरेटिव फंक्शन का होता है, प्रैक्टिकल अप्रोच को लेकर होता है। और ये कैसा है, इनका नेचर कैसा है, आर्ट एंड साइंस है। तो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट आर्ट एंड साइंस बोथ होते हैं, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है तो मैनेजमेंट आर्ट एंड साइंस बोथ होता है, तो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट भी आर्ट एंड साइंस बोथ होगा। क्यों होता है आर्ट एंड साइंस का मतलब, क्योंकि आर्ट क्या होती है, आर्ट में हमें प्रिंसिपल्स, रूल्स पता चलते हैं, वे ऑफ डूइंग, किसी चीज़ को हमें कैसे करना है हमें ये पता चलता है। तो प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट के थ्रू हमें पता
पता होता है कि काम कैसे करना है, हम पूरी शेड्यूलिंग, राउटिंग ये सब सेट करते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल वगैरह में। तो हम पूरा आर्ट देखते हैं कि कैसे कैसे काम होगा। और ये साइंस क्यों है? क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट को, रिलेशनशिप को बताता है कि अगर ऐसा है तो ऐसा इसलिए होगा, हमें अगर इतना है, इतनी हमें इस तरह की क्वालिटी चाहिए तो उसके लिए हमें रॉ मटेरियल ऐसे चाहिए, इस क्वांटिटी में चाहिए। तो वो पूरी तरीके से हमें साइंस का इफेक्ट देता है कि कॉज एंड इफेक्ट, ऐसा करना है तो ऐसा रिजल्ट हमें मिलेगा। और हम एक रूल, जैसे साइंस में थंब रूल होते हैं, तो प्रिंसिपल्स होते हैं कि इसी की तरीके से वर्क होगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे पता होती है कि पूरी चीज़ें प्लान्ड होती हैं और ऐसे ऐसे काम करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे शेड्यूल एंड डिसाइड होती है कि कब किस टाइम पे कैसे काम होना है। तो इसलिए प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है? आर्ट एंड साइंस बोथ होते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं किसकी? स्कोप ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। स्कोप ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है कि इसमें ये एरिया, कौन कौन से एरिया को कवर किया जाता है। अगर हम प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट को पढ़ाई कर रहे हैं तो बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें इनके वर्क एरिया में आती हैं जिसमें ये काम किया जाता है पूरे इस प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट में। तो क्या क्या होता है? तो जैसे फर्स्ट है फैसिलिटी एंड प्लांट लोकेशन। तो ये क्या है? ये फेजिबिलिटी टेस्ट एक तरीके से होता है कि अगर हम अपनी फैक्ट्री को या अपने प्लांट्स को हम फिक्स कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, तो वो कहाँ पे, किस लोकेशन पे होगा, उसका लेआउट पूरा हम डिसाइड करते हैं। हम ऐसी जगह पे चेक करते हैं कि जहाँ पे हमारे पास रॉ मटेरियल, सप्लायर, मार्केट, ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज़ अवेलेबल हो। तो प्लांट्स को कहाँ पे सेटअप करना है, मशीनरीज का कैसे रहेगा, फैसिलिटीज़ की क्या फिजिबिलिटी है, इस तरह से इन सब चीज़ों की टेस्टिंग करके प्लांट लेआउट होता है या हमारा जो प्लांट का लोकेशन है वो सेटअप होता है। तो ये सब चीज़ें हम प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्लांट लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग। तो अभी प्लांट लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग क्या हो गया कि देखिए, जो भी हम चीज़ें ये सेट कर रहे हैं या मटेरियल्स, क्योंकि जो हम क्वांटिटी वगैरह मंगा रहे हैं मटेरियल्स के प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, वो पूरी हमारी सेटअप होनी चाहिए। जिन मशीन्स है, जो इक्विपमेंट्स हम अरेंज कर रहे हैं, उन्हें किस तरीके से अरेंज किया जाए कि जो प्रोडक्शन साइकिल है वो किसी भी तरीके से हैम्पर ना करे या इस पर एडवर्स इफेक्ट ना पड़े, वो कीप गोइंग हो, मतलब वो चलता ही रहेगा, आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में किसी तरीके से रुकावट ना आए। तो जो एफिशिएंट प्लांट लेआउट होना चाहिए, प्रॉपर मटेरियल हैंडलिंग का मैकेनिज्म होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैसे कर्टेल करना है, ये सारी चीज़ें जो है हम इस प्लांट लेआउट और मटेरियल हैंडलिंग में करते हैं। क्योंकि इससे क्या हो जाता है, हमारा एग्जैक्टली चीज़ें पता होती है कि भाई प्रोडक्शन प्रोसेस में इतना मटेरियल होना चाहिए, इतना हमारा रीऑर्डर लेवल है, ईओक्यू इतना हमारा होना चाहिए, नेक्स्ट ऑर्डर हमें कब पास करना है, मैक्सिमम लेवल कितना है, इन्वेंट्रीज को कैसे मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर लेते हैं। प्लांट्स को कहाँ पे अरेंजमेंट करनी है, किस तरह का प्रोडक्शन के लिए कैसे इक्विपमेंट्स हमें, कैसे मशीन्स चाहिए, तो पूरा लेआउट और मटेरियल हैंडलिंग का भी हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। वो सब भी यहीं पे देखते हैं क्योंकि प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट है ये, है ना, आपका पूरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये चीज़ें हैं। तो बेटा वैसी बात है, ये सब चीज़ें उसके वर्क एरिया में आएंगी जिससे प्रोडक्शन प्रोसेस किसी भी तरह से एडवर्स इफेक्ट ना हो और ऑपरेशन जितने भी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग है वो स्मूथली रन करती रहे। नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्ट डिज़ाइन। तो प्रोडक्ट डिज़ाइन में क्या हो जाता है हमारा, एक तरीके से प्रोडक्ट इंजीनियरिंग हम इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग पूरा करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, किस तरह से उसका डिज़ाइन होना चाहिए, पूरी इंजीनियरिंग जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, वो चीज़ें हम यहाँ पे वो भी यहाँ पे स्टडी की जाती है आपकी प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग के अंदर। पूरा डिसाइड करेंगे कि प्रोडक्ट्स का लेआउट कैसा हो, कैसा उसका फॉर्म होना चाहिए, शेप एंड साइज़ कैसी होनी चाहिए, है ना। तो पूरा जो भी टूल्स है, जो भी डिज़ाइन से रिलेटेड आपके डिसीजंस हैं, जो उसके लिए जो आपको इंस्टॉल करना है, जो इक्विपमेंट्स इंस्टॉल करनी है, पर्टिकुलर शेप एंड साइज़ अगर आप चाह रहे हैं तो उस तरह के शेप एंड साइज़ के लिए कोई इक्विपमेंट्स है, तो ये सब चीज़ों के रिगार्डिंग आप डिसीजन लेते हैं। प्रोडक्शन मैनेजर यहाँ पे उस चीज़ को रखता है और उन सब की एक्सपर्टाइज के लिए जिस तरह का स्टाफ लेवल चाहिए वो सब भी यहाँ पे मैनेज करने की बात की जाती है। तो पूरा प्रोडक्ट सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है कि जिससे प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग अच्छे से हो सके, पूरा प्रोसेस स्मूथ हो सके, मोशन स्टडी की जाती है, टाइम स्टडी की जाती है, पूरा ऑप्टिमल लेआउट प्लांट का देखा जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल की। सो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल क्या हो जाता है, देखिए इसमें बेसिकली राउटिंग, शेड्यूलिंग एंड लोडिंग की चीज़ों को ध्यान पे दिया जाता है। तो ये चीज़ इस पर डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी प्रोडक्शन है
कब करना है, कैसे करना है, किस उसको पूरा प्लान किया जाता है। और प्रोडक्शन जो है प्रॉपर तरीके से हो, कोई भी उसमें प्रॉब्लम आ रही हो तो उसे कंट्रोल किया जाए, इन सब चीज़ों का यहाँ पे काम होता है। देखिए राउटिंग का तो बेसिकली क्या हो गया, रूट डिसाइड करना कि प्रोडक्शन कैसे कैसे किया जाएगा, किस तरह से काम करना है। शेड्यूलिंग कब किस टाइम पे काम करना है, मतलब हर एक चीज़ का टाइम फिक्स कर दिया जाएगा। लोडिंग किस मशीन पे कितना लोड देना है, मतलब मशीन ए से 100 यूनिट निकालने हैं, मशीन बी से 200 यूनिट निकालने हैं। तो इस तरीके से पूरा प्रोडक्शन को प्लान कर लिया जाता है कि काम कब होगा, कैसे होगा, किस पे कितना करना है, किस मशीन से कैसे रिजल्ट हमें चाहिए, वो पूरी चीज़ें हम प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में देखते हैं। और ये भी प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट के वर्क एरिया के अंदर आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, क्वालिटी कंट्रोल की। तो देखिए प्रोडक्शन मैनेजर जो होता है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो क्वालिटी, जो फाइनल प्रोडक्ट आपको जिस स्पेसिफिकेशन के साथ रिक्वायर्ड है वो उसी स्पेसिफिकेशन के साथ मेंटेन रहे। तो इसके लिए क्या होता है, पूरा जो सिस्टम, जिस सिस्टम की रिक्वायरमेंट है वो पूरा तरीके से प्लान किया जाता है, उसे प्लेस किया जाता है, जिससे कि क्या हो सके कि अगर कोई भी डिफिशिएंट प्रोडक्ट है, मींस कोई भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, तो वो किसी भी तरीके से शिप्ड ना हो कस्टमर तक। मतलब कोई भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट कस्टमर तक ना जाए, जिस स्पेसिफिकेशंस के साथ और जिस क्वालिटी के साथ हम प्रोडक्ट को पहुंचाना चाह रहे हैं वही प्रोडक्ट हमारे कस्टमर तक पहुंचे। तो क्वालिटी को सिर्फ प्रोडक्शन करना नहीं कि इनपुट को आउटपुट पर ट्रांसफॉर्म कर देना और काम खत्म हो गया, बल्कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो उसी क्वालिटी के अकॉर्डिंग है कि नहीं, जो प्रोडक्ट डिजाइनिंग हमने कर रखी है ये भी मैनेज करना प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर आता है। इसे हम कहते हैं क्वालिटी को कंट्रोल करना। नेक्स्ट हो गया मेंटेनेंस मैनेजमेंट। और मेंटेनेंस मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया कि आप जो फैक्ट्री लेआउट रखे हैं, जो प्लांट लेआउट आपका है, जो प्रोडक्ट डिजाइनिंग है, या जो पूरी प्लानिंग आप करके रखे हैं प्लांट्स वगैरह से, मशीन से रिलेटेड, तो वो पूरी तरीके से मेंटेन रहे। कहीं पे कोई रिपेयरिंग का वर्क है या कोई भी इश्यूज़ हैं, स्मूथ वर्किंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना, मैनेज करना भी प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के वर्क एरिया के अंदर आता है। तो बेसिकली ये सारे क्या हो गए, हमारे स्कोप हो गए प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर। जो यही स्कोप आप चैप्टर वाइज इन सबको पढ़ते हैं कि प्लांट लेआउट कैसे होगा, मटेरियल हैंडलिंग कैसे होगी, प्लांट लोकेशन का कैसे होगा, प्लानिंग एंड कंट्रोल कैसा होता है, ये सब चैप्टर वाइज आप इन चीज़ों को स्टडी करते हैं। बेसिकली ये क्या है, ये प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के वर्क एरिया के अंदर आते हैं, जिनको आपको पढ़ना है और स्टडी करना है। अब हम इनके बीच के डिफरेंस को समझेंगे, ठीक है। सो डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेट ऑफ एक्टिविटीज कंसर्निंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। तो हम क्या कहते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ यूज़ होने वाली हैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में ट्रांसफॉर्म करने में, उसको मीन्स प्रोडक्शन फंक्शन में उनको एडमिनिस्टर करना, मीन्स उनको देखना, प्लान करना, उनको शेड्यूल करना, उनको कंट्रोल करना, उनको एडमिनिस्टर करना प्रॉपरली, क्या कहलाता है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। वहीं बात करते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट की। तो यहाँ पे क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन है किस चीज़ का, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन का तो है ही है, साथ ही कस्टमर तक उसको पहुंचाना, डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन दोनों के एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहते हैं, ऑपरेशन मैनेजमेंट। अब प्रोडक्शन मैनेजर क्या कहते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर हैज़ टू मेक डिसीजन रिगार्डिंग डिज़ाइन, क्वालिटी, क्वांटिटी, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय द डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन मैनेजर का काम क्या है कि जो भी गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं, लाइक आपने देखा ना वहाँ पे कि चॉकलेट था, तो चॉकलेट जब प्रोड्यूस हो गया, उसकी डिज़ाइन, उसकी क्वालिटी, सब कुछ, तो वो काम किसने डिसाइड किया, उसका पूरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस किसका था, प्रोडक्शन मैनेजर का था, कि इस तरह के डिज़ाइन होने चाहिए, इसकी कॉस्टिंग इतनी की होनी चाहिए, क्वालिटी ये होनी चाहिए, इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, ये सब प्रोडक्शन मैनेजर का काम था। लेकिन जब बात करते हैं ऑपरेशन मैनेजर की, तो ऑपरेशन मैनेजर ये तो देखता है कि प्रोडक्ट डिज़ाइन क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, क्वान्टिटी क्या है, किस प्रोसेस से वो होगा, ये सब तो जो चीज़ें थी प्रोडक्शन मैनेजर की वो तो एडमिनिस्टर कर ही रहा है, वो तो करेगा ही करेगा। साथ ही वो क्या देखेगा, लोकेशन इन द सेंस कि फैक्ट्री कहाँ पे इंस्टॉल होनी चाहिए, लोकेशन क्या होगा फैक्ट्री का, लॉजिस्ट मैन पावर कितनी रिक्वायरमेंट है, कितने लोगों की ज़रूरत है, ह्यूमन रिसोर्स का क्या काम होगा वहाँ पे, स्टोरिंग कैसे करेंगे, कैसे मेंटेनेंस रखनी है, लॉजिस्टिक कैसे होगा, मींस कि हम उसकी डिलीवरी ट्रांसपोर्टेशन के गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए हम क्या चीज़ देख रहे हैं, गोदाम तक पहुंचाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वो भी ऑपरेशन मैनेजर देखेगा। जो स्टॉक्स तैयार हुए हैं, जो फिनिश गुड्स तैयार होगा, उसको कहाँ पे मैनेज करें, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मतलब कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करानी थी, कितना ऑर्डर दोबारा देना है, कितना मेंटेन करके रखना है, वो पूरा मैनेजमेंट भी ऑपरेशन मैनेजर देखेगा। अगर कुछ वेस्ट हो रहा है तो वो भी मैनेज करेगा। तो ऑपरेशन मैनेजर ये सारे काम करेगा।
जैसे हमने वहाँ पे एग्जांपल लिया था फैक्ट्री के केस में कि जब अगर चॉकलेट का प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन मैनेजर का काम सिर्फ इतना सा था कि चॉकलेट को प्रोड्यूस करना, राइट, सेप्स, क्वांटिटी, क्वालिटी, इन सबको देखते हुए, कॉस्टिंग देखते हुए उसको प्रोड्यूस करना। यहाँ का काम जैसे ही चॉकलेट प्रोड्यूस हो गए, चॉकलेट बन के तैयार हो गए, तो यहाँ पर प्रोडक्शन मैनेजर का काम खत्म हुआ। लेकिन अगर ऑपरेशन मैनेजर की बात कर रहे हैं तो वो ये तो देखेगा कि प्रोडक्शन कैसा हुआ है, प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या काम किया वो तो देखेगा, साथ में अब ये भी देखेगा कि जो प्रोडक्शन हो चुके हैं, जो फिनिश गुड्स हमारे पास तैयार हो गए, इनकी इन्वेंट्री कैसे रखनी है, मतलब इनका पूरा मैनेजमेंट करेगा कि कहाँ तक वो स्टॉक मेंटेन कराना है, उन स्टॉक को गोदाउन तक कैसे पहुँचाना है, कस्टमर तक कैसे पहुँचाना है, उसकी पैकेजिंग वगैरह कैसे करनी है, वो सब भी वो क्या करेगा, ऑपरेशन मैनेजर देखेगा। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट कैन ओनली बी फाउंड इन द फर्म्स वेयर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज अंडरटेकन। तो जहाँ कहीं भी टेंजिबल गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हों, जहाँ प्रोडक्शन का काम हो रहा हो, सिर्फ वहीं प्रोडक्शन मैनेजर की ज़रूरत होगी। मतलब उन फैक्ट्रीज़ में जहाँ गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, सिर्फ वहीं प्रोडक्शन मैनेजर की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर ऑपरेशन मैनेजर की बात करते हैं तो हर ऑर्गेनाइजेशंस में उनकी ज़रूरत होगी, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स भी हैं, सर्विस ओरिएंटेड भी होते हैं। तो ये बैंक, हॉस्पिटल, एजेंसीज, फर्म्स, फैक्ट्री, हर जगह इनकी ज़रूरत होती है। और अगर डिफरेंस की बात करते हैं तो द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज टू प्रोवाइड द राइट क्वालिटी गुड्स इन द राइट क्वांटिटी एट अ राइट टाइम एंड बेस्ट प्राइस। तो यहाँ प्रोडक्शन मैनेजर क्या करता है कि राइट क्वालिटी गुड्स, मतलब सही क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का गुड्स सही टाइम पे और सही क्वांटिटी में और एक बेस्ट प्राइस पे आपको अवेलेबल कराएगा। आपको मीन्स कि कंपनी को अवेलेबल कराएगा, जिससे कंपनी उससे प्रॉफिट गेन कर सके। लेकिन जब बात करते हैं ऑपरेशन मैनेजर की, तो उसका मेन एम क्या होता है कि बेस्ट possible use of organization resources in order to fulfill the customers wants। तो ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रिसोर्सेज है, इस रिसोर्सेज में आपके रॉ मटेरियल भी आ गए और ह्यूमन रिसोर्स भी आ गए, तो सारी चीज़ें आ गई। तो ऑर्गेनाइजेशन के सारे रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज करे कि जो कस्टमर्स की वांट है, अल्टीमेट मार्केट में जो डिमांड है, उसको वो फुलफिल कर पाए। तो इनका जो एरिया है, यहाँ पे देखिए डिफरेंस हमारा कंप्लीट हुआ, पर अगर इसके अलावा की बात करते हैं तो देखा जाए कि इनका जो एरिया है ऑपरेशन मैनेजर का, वो बहुत वाइड एरिया है, जबकि प्रोडक्शन मैनेजर का एरिया क्या है, थोड़ा नैरो है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो होता है एक तरीके से ऑपरेशन मैनेजर का ही इंटीग्रल पार्ट कह सकते हैं। लेकिन अगर दोनों को डिफरेंशिएट करने की बात है तो हम इन बेसिस पे इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और अगर हम सम अप करें इन सब चीज़ों को एज अ कंक्लूजन हम देखना चाहें, तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो होता है वो कवर करता है या एडमिनिस्टर करता है उन सारी एक्टिविटीज़ को जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम ऑपरेशन मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वो उन सारी एक्टिविटीज़ को ध्यान देता है जो गुड्स के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती हैं, साथ ही सर्विसेज की डिलीवरी में, लाइक आप ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज हैं, है ना, उनका कस्टमर्स तक पहुंचाना हुआ, इन्वेंट्री को मैनेज करना हुआ, ये सब चीज़ें वहाँ पे इंक्लूड हो जाती हैं। जैसे कि मटेरियल मैनेज करना, क्वालिटी मैनेज करना, मेंटेन करना, प्रोसेस को मैनेज करना, डिज़ाइन को प्रोसेस करना या प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आ जाती हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर। तो आई होप आपको यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है, ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है, ये क्लियर हुआ होगा। प्रोडक्टिविटी को हिंदी में कहते हैं उत्पादकता। देखिए होता क्या है कि जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, वहाँ पे क्या होता है कि इनपुट्स यानी कि रॉ मटेरियल का यूज़ करके जो है गुड्स प्रोड्यूस किया जाता है, आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है। तो कितना इनपुट का यूज़ किया गया, कितने रॉ मटेरियल का यूज़ करके कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया गया, उसी के रेशियो को क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी कहते हैं। कम इनपुट का यूज़ करके ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रोडक्टिविटी अच्छी है, और ज़्यादा इनपुट का यूज़ करके आउटपुट कम प्रोड्यूस हो रहा है यानी कि प्रोडक्टिविटी पुअर है, यानी कि परफॉर्मेंस पुअर है। तो प्रोडक्टिविटी एक तरीके से आपकी परफॉर्मेंस को शो करता है। क्लियर। तो प्रोडक्टिविटी क्या हो गया, ए मेजर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस दैट कंपेयर द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड यानी कि आउटपुट विद द अमाउंट ऑफ इनपुट यूज्ड टू प्रोड्यूस दोज गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि किसी एक गुड्स या किसी एक सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए कितना इनपुट यूज़ किया गया और कितना जो है आउटपुट प्रोड्यूस किया गया, उसी की रेशियो को हम क्या कहते हैं, दैट इज प्रोडक्टिविटी। क्लियर। द रेशियो बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट ऑफ अ प्रोसेस और फैक्टर इज नॉन एज प्रोडक्टिविटी। आउटपुट का मतलब क्या हो गया, आउटपुट रिफर्स टू द टोटल प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ यूनिट और इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, वाइल
इनपुट रिफर्स टू ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज लाइक कैपिटल, लेबर, इक्विपमेंट, लैंड, मशीनरी, मटेरियल एक्सेट्रा। तो आउटपुट क्या हो गया कि कितना टोटल प्रोडक्ट बना है, जो भी आप गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो वो कितना प्रोड्यूस आपने किया है, कितना सर्विस प्रोवाइड किया है। वहीं पे जो इनपुट हो गया वो जो है कितना फैक्टर यूज़ किया गया है उस गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। मतलब कि सपोज एक मोबाइल बनाना है तो आपने 10 मोबाइल बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल, कितना लेबर, कितना इक्विपमेंट का यूज़ किया है। तो 10 मोबाइल जो प्रोड्यूस किया वो आउटपुट हो गया, 10 आउटपुट हो गया मोबाइल। वहीं पे 10 मोबाइल को प्रोड्यूस करने के लिए आपने कितना लेबर क्यों यूज़ किया, कितना इक्विपमेंट यूज़ किया, कितना मशीनरी यूज़ किया, कितना मटेरियल यूज़ किया, वो चीज़ क्या होती है, वो इनपुट कहलाती है। तो कम इनपुट है, आउटपुट ज़्यादा है तो प्रोडक्टिविटी अच्छी है। इनपुट ज़्यादा है, आउटपुट कम है तो प्रोडक्टिविटी पुअर है। तो प्रोडक्टिविटी रिफर्स टू द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम एंड एन इंडिकेटर टू हाउ वेल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लैंड, कैपिटल, लेबर एंड एनर्जी आर यूटिलाइज्ड, यानी कि आप कितने अच्छी तरीके से इनपुट का यूज़ कर रहे हो, ये जो है इंडिकेटर होता है, प्रोडक्टिविटी बताता है। यानी कि आप जो है इनपुट्स तो बहुत यूज़ कर रहे हो लेकिन प्रोडक्टिविटी आपकी जो आउटपुट है वो बहुत कम है, यानी कि आपका जो परफॉर्मेंस है क्या है वो पुअर है। लेकिन इनपुट आप कम यूज़ कर रहे हो, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एनर्जी इनका कम यूज़ कर रहे हो लेकिन आप आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा दे रहे हो, यानी कि आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है, अच्छी है। तो प्रोडक्टिविटी क्या है, एक तरीके से परफॉर्मेंस को मेज़र करता है। क्लियर। तो प्रोडक्टिविटी को अगर हम फॉर्मूले की बात करें कि क्या फॉर्मूला होता है, तो प्रोडक्टिविटी को आप कह सकते हो क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ रिसोर्स यूज्ड, यानी कि आपने कितना रिसोर्स यूज़ किया और आपने कितना क्वांटिटी जो है गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस किया, तो उसके रेशियो को प्रोडक्टिविटी कहते हैं। या फिर आप इसको सिंपली यूनिट ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ इनपुट, आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। या फिर मैथमेटिकली हम बात करें तो पी मीन्स प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू ओ यानी आउटपुट डिवाइडेड बाय आई यानी कि इनपुट। आप जो है इस 3 तरीके से जो है प्रोडक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर। तो प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ सकती है, तो यहाँ पे 3 तरीके आपको हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाई, तो प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, पहला क्या हो गया कि इंक्रीजिंग द आउटपुट यूजिंग द सेम इनपुट, यानी कि आप जो है 10 यूनिट का जो है आप लेबर यूज़ कर रहे थे, 10 ही लेबर का यूनिट आप जो है 10 ही लेबर अभी भी यूज़ कर रहे हो लेकिन आपने आउटपुट क्या किया, बढ़ा दिया। यानी कि 10 लेबर पहले 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, अब वही 10 लेबर अब जो है 110 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, यानी कि आपका क्या हो गया, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। या फिर दूसरा तरीका है रिड्यूसिंग द इनपुट बाय मेंटेनिंग द आउटपुट एज कांस्टेंट, यानी कि सपोज करिए कि पहले आप जो है 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे 10 लेबर का यूज़ करके, अब आप क्या कर रहे हो कि आपने 100 यूनिट ही प्रोड्यूस कर रहे हो लेकिन लेबर क्या कर दिया, आपने घटा दिया, यानी कि 8 ही लेबर का यूज़ कर रहे हो और अभी भी 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, तो भी आपका प्रोडक्टिविटी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। या फिर तीसरा इंक्रीजिंग द आउटपुट टू अ मैक्सिमम एक्सटेंट विथ अ स्मॉलर इंक्रीज इन इनपुट, यानी कि यहाँ पे कहने की बात क्या हो गई कि इनपुट में थोड़ा सा चेंज करके आउट में मैक्सिमम चेंज कर रहे हो, तो इससे भी आपकी क्या होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। सपोज करिए कि आप जो है 5 लेबर का यूज़ करके 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, आपने क्या किया कि 6 लेबर का यूज़ करके आपसे 120 यूनिट प्रोड्यूस करने लग गए, तो दैट इज़ आपने इनपुट में भी इंक्रीज़ किया लेकिन इनपुट में जितना इंक्रीज़ किया उसके कंपैरेटिवली आउटपुट में ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, तो प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। तो जब भी आउटपुट ज़्यादा हो रहा है, इनपुट कम यूज़ हो रहा है, तो यानी कि प्रोडक्टिविटी अच्छी है। लेकिन जब इनपुट ज़्यादा है और आउटपुट कम है तो यानी कि प्रोडक्टिविटी क्या है, पुअर है। क्लियर। तो आप बात कर लें कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी को। देखिए प्रोडक्टिविटी होता है क्या है, परफॉर्मेंस है। कम रिसोर्सेज का यूज़ करके आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, यानी कि प्रोडक्टिविटी अच्छी है। तो प्रोडक्टिविटी सब कुछ किस पे डिपेंड करती है, इनपुट पे डिपेंड कर रही है। तो सबसे पहला इनपुट फैक्टर क्या हो गया, ह्यूमन फैक्टर, यानी कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हो गए तो उनकी एबिलिटी टू वर्क है कि नहीं, उनके पास स्किल्स, उनके पास नॉलेज, उनके पास जो नेसेसरी परफॉर्मेंस के लिए जो स्किल्स चाहिए, नॉलेज चाहिए या फिर ट्रेनिंग चाहिए, वो है कि नहीं है। और दूसरा है विलिंगनेस टू वर्क, उनके पास सब कुछ है, स्किल्स भी है, नॉलेज भी है, ट्रेनिंग भी है, लेकिन वो करना नहीं चाहते हैं। क्लियर। तो ये दोनों पे ही प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। दूसरा है साइज़ एंड कैपेसिटी ऑफ प्लांट, यानी कि जो प्लांट है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसका क्या साइज़ है, बड़ा साइज़ है, बड़ा प्लांट है या छोटा प्लांट है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, यानी कि वो एक दिन में 100 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है, फिर 200 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है। अब सपोज करिए कि आपके पास लेबर इतने हैं कि वो एक दिन में 200 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन आपके प्लांट की
कैपेसिटी जो है 200 यूनिट प्रोड्यूस करने की नहीं है, तो फिर क्या होगा, वहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि प्रोडक्ट का डिज़ाइन कैसा है और उसका स्टैंडर्ड क्या है, उस पर भी जो है प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। नेक्स्ट टाइमली सप्लाई ऑफ मटेरियल एंड फ्यूल। अब सपोज करिए कि आपको अगर सुबह सुबह मटेरियल और फ्यूल मिल जाता तो शाम तक आप जो है 100 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते थे, लेकिन वही जो मटेरियल और वही जो फ्यूल है वो आपको सुबह ना मिलकर दोपहर में मिलता है, तो अब क्या आप उस दिन जो है 100 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते थे? नहीं, अब आप जो है 50 यूनिट प्रोड्यूस करोगे, क्योंकि आधा दिन तक आपको जो है मटेरियल और फ्यूल मिला ही नहीं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कोई मशीनरी ख़राब हो जाती है या फिर किसी इक्विपमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप उसको कितनी जल्दी रिपेयर करो, कितनी जल्दी मेंटेन उसको कर रहे हो, तो इस पर भी जो है प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। रिपेयर में ही पूरा दिन लगा दिया तो प्रोडक्टिविटी कहाँ से जाएगी, जीरो हो जाएगी। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, जो राउटिंग है, शेड्यूलिंग है, लोडिंग है, वो आप किस तरीके से कर रहे हो, उस पर प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। प्लांट लेआउट एंड लोकेशन, प्लांट का लेआउट कैसा है, कैसे रॉ मटेरियल मूव कर रहा है, कैसे जो फिनिश गुड्स है वो मूव कर रहे हैं, या फिर जो आप कह लिए लोकेशन कहाँ है, यानी कि जहाँ से मार्केट से कितना दूर है, रॉ मटेरियल जो सप्लायर है उससे कितना दूर है, इन सब पे भी जो है प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। क्लियर। लोकेशन ठंडे प्रदेश में है, गर्म प्रदेश में है, जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, उस पर भी जो है डिपेंड करती है। मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, किस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वहाँ पे जो मटेरियल होते हैं उनको हैंडल कैसे किया जाता है, कैसे कैरी किया जा रहा है, हाथ से उठा के लेके जा रहे हैं, मशीनरी से उठा के लेके जा रहे हैं, उसको एक जगह से दूसरे डिपार्टमेंट में कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, उस पर भी जो प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल, मशीन एंड इक्विपमेंट यूज़, कौन सी मशीनरी आप यूज़ कर रहे हो, लेटेस्ट मशीनरी है कि पुरानी मशीनरी है, इक्विपमेंट लेटेस्ट है या पुरानी है। अब जैसे मोबाइल वर्जन ही आप चूज़ कर रहे हैं तो आप लेटेस्ट मोबाइल वर्जन यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जो मोबाइल का सॉफ्टवेयर है या विंडो है, तो विंडो आप जो है लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं या फिर विंडोज 7 ही यूज़ कर रहे हैं, तो इस पर भी जो प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन में कैसा है, इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, आपके यहाँ पे वेस्ट को, जो वेस्ट होता है उसको कैसे आप रिड्यूस किया जा रहा है, क्या इसको यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं, इस पर भी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। अब इनपुट है तो इनपुट से वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है, तो उस वेस्टेज को आप यूटिलाइज कर रहे हो या फिर उसको फेंक दे रहे हो, इस पर भी प्रोडक्टिविटी है। भाई उसी वेस्ट को यूज़ करके हो सकता है कि आप कुछ और प्रोडक्शन कर सकते हो, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन आपके पास वेस्ट हुआ, उस वेस्ट को आपने क्या किया, फेंक दिया, तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके अलावा मैनेजरियल हो गया कि जो मैनेजर्स हैं उनकी कॉम्पिटेंसीज क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है। नेचुरल इन्वायरमेंट जैसे फिजिकल, जियोलॉजिकल, जियोग्राफिकल, क्लाइमेट कंडीशन कैसी हैं, वाटर, फ्यूल, मिनरल्स, ये सब इजीली अवेलेबल है कि नहीं है, ये इस पर जो है डिपेंड करता है प्रोडक्टिविटी। पॉलिटिकल जो लॉ है, ऑर्डर है, टैक्सेस हैं, जो स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट है, हारमोनी है, अलग अलग स्टेट्स में नहीं है, टैक्सेस हो गए, जो कस्टम ड्यूटीज़ हो गई, इन सब जो है ये भी कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट डालती हैं। और इकोनॉमिक कंडीशंस हो गए, जैसे कि मार्केट कितना बड़ा है, छोटा मार्केट है, बड़ा मार्केट है, बैंकिंग और क्रेडिट फैसिलिटीज़ आसानी से अवेलेबल हैं कि नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है कि नहीं है, कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है उसे मार्केट में, उस एरिया में, इन सब पे भी जो है प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स है जहाँ पे कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी इनके ऊपर भी डिपेंड करती है। तो अगर आपके पास टाइमली जो है रॉ मटेरियल नहीं पहुँचता है, फ्यूल नहीं पहुँचता है, वाटर की दिक्कत हो जाती है, या फिर एनर्जी लाइट सप्लाई रुक जाती है, या फिर आपके पास लेटेस्ट मशीनरी नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, या फिर जो नेचुरल फैक्टर्स हैं जैसे कि वाटर, फ्यूल, मिनरल्स हो गए, या फिर क्लाइमेट कंडीशंस ख़राब हो गई, या फिर जो पॉलिटिकल जो है टैक्सेस बढ़ गए, तो ये डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर हैं और जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग कहने का मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ जो है नेगेटिव इंपैक्ट डालेंगे, इनकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ भी सकती है और इनकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी घट भी सकती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी लेबर की, किसी भी मशीनरी की प्रोडक्टिविटी को। तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट, देखिए प्रोडक्टिविटी क्या होता है, उसकी मीनिंग, डिफिनेशन और कौन से फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो प्रोडक्टिविटी को हम कैसे डिनोट करते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट यूज्ड इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि जब भी किसी कंपनी में जो प्रोडक्शन होता है उसमें हम कुछ ना कुछ इनपुट यूज़ करते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीनरी, मटेरियल, इन सब इनपुट का यूज़ करके हम आउटपुट जनरेट करते हैं। तो जो आउटपुट आया और जो इनपुट हमने यूज़ किया, इनका जो रेशियो होता है वही चीज़ क्या होती है, प्रोडक्टिविटी होती है। मैथमेटिकली हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, P इज इक्वल टू O/I। P इज प्रोडक्टिविटी, O मीन्स आउटपुट एंड I मीन्स इनपुट। क्लियर। तो इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट लेबर प्रोडक्टिविटी, मशीन प्रोडक्टिविटी, मटेरियल प्रोडक्टिविटी, टोटल प्रोडक्टिविटी, अलग अलग तरीके से प्रोडक्टिविटी को मेजर किया जाता है। तो ब्रॉडली 4 टाइप ऑफ प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट्स होते हैं। देयर आर ब्रॉडली 4 टाइप ऑफ प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट्स। पहला है सिंगल फैक्टर प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट। नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे सिंगल फैक्टर यानी कि किसी एक इनपुट की प्रोडक्टिविटी को हम यहाँ पे जो है मेजर करते हैं। जैसे कि लेबर की है तो लेबर प्रोडक्टिविटी,
मशीन की है तो मशीन प्रोडक्टिविटी, मटेरियल है तो मटेरियल प्रोडक्टिविटी। दूसरा है मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट, यहाँ पे क्या है मल्टीपल फैक्टर का जो है प्रोडक्टिविटी निकाला जाता है। इसी तरीके से टोटल यानी कि कंपोजिट फैक्टर प्रोडक्टिविटी मेजर होता है, जहाँ पे किन्हीं दो फैक्टर का जो है हम कैलकुलेट करते हैं। और चौथा है टोटल प्रोडक्टिविटी मॉडल, जहाँ पे टोटल इनपुट जो भी यूज़ किया गया उसको और जो टोटल आउटपुट आता है उसका रेशियो होता है, तो वो टोटल प्रोडक्टिविटी मॉडल होता है। तो एक एक करके हम न्यूमेरिकल के साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है सिंगल फैक्टर प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट। नाम से क्लियर है कि सिंगल फैक्टर ए मेजर ऑफ आउटपुट अगेंस्ट स्पेसिफिक इनपुट, यानी कि यहाँ पे क्या है कि आउटपुट डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक इनपुट है, टोटल इनपुट नहीं, किसी एक इनपुट को जो है यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। आउटपुट डिवाइडेड बाई लेबर, तो ये क्या हो जाएगा लेबर प्रोडक्टिविटी। आउटपुट डिवाइडेड बाई मशीन, मशीन प्रोडक्टिविटी हो गया। तो ऑल्सो नॉन एज पार्शियल प्रोडक्टिविटी, इसको हम क्या कहते हैं पार्शियल प्रोडक्टिविटी भी कहते हैं। तो अलग अलग सिंगल फैक्टर प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट होते हैं, जैसे लेबर प्रोडक्टिविटी, मशीन प्रोडक्टिविटी, कैपिटल प्रोडक्टिविटी, मटेरियल प्रोडक्टिविटी, एनर्जी प्रोडक्टिविटी। क्लियर? तो ये सब क्या है सिंगल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे क्या हो गया कि हम अलग अलग इनपुट फैक्टर्स जो होते हैं उनकी जो है प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट करते हैं, तो दैट इज सिंगल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। अब सपोज करिए कि आपको जो है लेबर प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, तो दैट इज रेशियो ऑफ आउटपुट टू लेबर इनपुट, यानी कि आउटपुट डिवाइडेड बाई लेबर इनपुट, यूनिट ऑफ आउटपुट पर लेबर आवर। इसी तरीके से मशीन प्रोडक्टिविटी आपको कैलकुलेट करना है, तो रेशियो ऑफ इनपुट ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट पर मशीन आवर, यानी कि एक मशीन कितना जो है यूनिट आउटपुट जो है प्रोड्यूस कर रहा है। कैपिटल प्रोडक्टिविटी रेशियो ऑफ आउटपुट टू कैपिटल इनपुट, कैपिटल प्रोडक्टिविटी हो जाएगा। इसी तरीके से एनर्जी प्रोडक्टिविटी है तो यूनिट ऑफ आउटपुट पर किलोवाट आवर। तो इसका न्यूमेरिकल देखते तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आप सपोज करें कि आपके सामने क्वेश्चन आया है कि लेट्स से अ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूस 800 सीमेंट बैग ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर मंथ। किसी एक पर्टिकुलर मंथ में कोई सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो 800 सीमेंट बैग्स बनाती है। रॉ मटेरियल कंजम्पशन इन प्रोड्यूसिंग द एबव क्वांटिटी ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो नीचे आपको दिया गया है। रॉ मटेरियल क्या है क्ले, लाइमस्टोन एंड सैंड, और उसकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है पर बैग 12 kg, 10 kg, 20 kg, और सामने स्टैंडर्ड कॉस्ट दिया गया है $30, $50 और $10। यहाँ हैशटैग लगे है वो $10 है। क्लियर? तो यहाँ पे आपको जो है क्वांटिटी दे दी गई रॉ मटेरियल की, प्राइसिंग दे दी गई है और टोटल कितना प्रोडक्शन हो रहा है वो दे दिया गया है। तो अब आपको जो है मटेरियल प्रोडक्टिविटी निकालना है। आप यहाँ पे रॉ मटेरियल दिया गया है तो मटेरियल प्रोडक्टिविटी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो सो द टोटल मटेरियल कॉस्ट पर बैग ऑफ सीमेंट वुड बी, तो मटेरियल कॉस्ट पर बैग क्या हो जाएगी, तो दैट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर बैग इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट जो आपको दिया गया है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्ले के लिए क्या हो गया 12 kg इंटू उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गया $30, तो 12 kg इंटू $30 आपका जो है $360 आ गया। लाइम स्टोन का 10 kg है इंटू $50 उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट है तो 500 हो गया। सैंड की यहाँ पे क्या है 20 kg और इंटू $10 उसकी प्राइसिंग हो गई तो क्या हो गया यहाँ पे 200 हो गया। क्लियर? तो ये आपने क्या किया यहाँ पे आपने मटेरियल कॉस्ट निकाल लिया। अब जो है टोटल मटेरियल कॉस्ट पर बैग आपको निकालना है, तो टोटल मटेरियल कॉस्ट पर बैग क्या हो जाएगा $360, यानी कि क्ले का, फिर लाइम स्टोन का $500 प्लस सैंड का $100। आप इसको क्या करेंगे $200 जो आया है उसको आप ऐड कर देंगे तो आ जाएगा $1060 पर बैग आ गया आपका। क्लियर? तो ये क्या हो गया टोटल मटेरियल कॉस्ट पर बैग, यानी कि क्ले का कॉस्ट, लाइमस्टोन का कॉस्ट और सैंड का कॉस्ट आपने क्या किया इसको ऐड कर दिया, तो टोटल आपका $1060 पर बैग आ गया आपका टोटल मटेरियल कॉस्ट पर बैग। अब जो है आपको मटेरियल प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल मटेरियल कॉस्ट। तो टोटल मटेरियल कॉस्ट क्या है आपके सामने $1060 और टोटल आउटपुट क्या है 800 सीमेंट पर बैग। तो मटेरियल प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी 800 डिवाइडेड बाई $1060 इज इक्वल टू 0.75 पर बैग हो जाएगी। क्लियर? तो इस तरीके से जो है आप मटेरियल प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। वहीं पे दूसरा एग्जांपल समझिए कि द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द आउटपुट प्रोड्यूस एंड इनपुट कंज्यूम्ड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड फॉर ए पर्टिकुलर कंपनी इज गिवन बिलो। किसी कंपनी का जो है यहाँ पे आपको डेटा दिया गया है, आउटपुट है 10,000 रुपीज़ का आउटपुट है यहाँ पे, ह्यूमन इनपुट 3,000 रुपीज़ का है, मटेरियल इनपुट 2,000 रुपीज़ का है, कैपिटल इनपुट 5,000 रुपीज़ का है, एनर्जी इनपुट 1,000 रुपीज़ का है और अदर मिसलिनियस इनपुट जो है वो 500 रुपीज़ का है। यहाँ पे आपको मॉनिटरी में दिया गया है सभी डिटेल। तो अब आपको जो है लेबर, कैपिटल और मटेरियल प्रोडक्टिविटी सपोज करके कैलकुलेट करना है। तो लेबर प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाई ह्यूमन इनपुट, यानी कि लेबर इनपुट। तो टोटल आउटपुट क्या है 10,000 और ह्यूमन इनपुट क्या है 3,000। तो आप जो है इसको फॉर्मूले में रखेंगे तो 10,000 डिवाइड 3,000 आपका आंसर जाएगा 3.33। ये लेबर प्रोडक्टिविटी हो गया। इसी तरीके से कैपिटल प्रोडक्टिविटी है तो टोटल आउटपुट यानी 10,000
3000 डिवाइडेड बाई कैपिटल इनपुट क्या है, यहाँ पे भी 3000 है, तो आप उसको सिंपल फॉर्मूला रखेंगे तो 3.33 आपका जो है कैपिटल प्रोडक्टिविटी आ जाएगा। इसी तरीके से मटेरियल प्रोडक्टिविटी है, तो अब मटेरियल प्रोडक्टिविटी टोटल आउटपुट क्या है 10,000, मटेरियल इनपुट क्या है 2000, आपने लिखा हुआ है मटेरियल इनपुट 2000, तो आपने डिवाइड किया, आपके पास आ गया 5, तो ये क्या हो गया मटेरियल प्रोडक्टिविटी हो गया। क्लियर। तो इस तरीके से सिंगल फैक्टर जो है प्रोडक्टिविटी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है दैट इज मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट। देखिए मल्टी फैक्टर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 2 फैक्टर या 2 से अधिक फैक्टर को कंसीडर किया जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको डेवलप किया था स्कॉट डी सिंक ने। मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट मॉडल कंसीडर्ड लेबर मटेरियल एंड एनर्जी एज मेजर इनपुट। तो स्कॉट डी सिंक ने जो ये मॉडल डेवलप किया था, मेजरमेंट डेवलप किया था, उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट लेबर मटेरियल और एनर्जी को जो है मेजर इनपुट कंसीडर किया था। वहीं पे कैपिटल को डेलिबरेटली उन्होंने छोड़ दिया था, एज इट इज़ मोस्ट डिफिकल्ट टू एस्टिमेट हाउ मच कैपिटल इज बीइंग कंज्यूम्ड पर यूनिट पर टाइम। तो उनको ये चीज़ कैलकुलेट करना टफ लगा कि कैपिटल जो है उसको कैलकुलेट करना टफ था कि कितना कैपिटल जो है कंज्यूम किया जा रहा है पर यूनिट पर टाइम। क्लियर। तो इसलिए कैपिटल को उन्होंने छोड़ दिया, डेलिबरेटरी जानबूझ के छोड़ा, और वहीं पे लेबर मटेरियल और एनर्जी को मेजर इनपुट कंसीडर किया मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट के केस में। तो अब इसको जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल टू प्रोड्यूस 300 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट इज $6 पर यूनिट। क्लियर। 300 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए किसी प्रोडक्ट के पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट $6 है पर यूनिट। सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज $10 फॉर ईच यूनिट। द रिक्वायर्ड लेबर आवर्स आर 40 आवर्स एंड द रेट ऑफ $12 फॉर एन आवर। यानी कि यहाँ पे रिक्वायर्ड जो लेबर आवर चाहिए वो 40 आवर्स चाहिए और पर आवर की कॉस्ट क्या है $12 है। तो आपको टोटल प्रोडक्टिविटी यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो ये क्या हो गया, दैट इज़ मल्टी फैक्टर। यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट है और लेबर कॉस्ट आपको यहाँ पे दिया गया है, तो आपको कैलकुलेट करना है। तो टोटल प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगा 300 यूनिट इंटू $10 पर यूनिट। अब देखिए 300 यूनिट इंटू $10 पर यूनिट क्या है, 300 यूनिट जो प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है और $10 पर यूनिट क्या है, दैट इज़ द सेलिंग प्राइस। तो आप इसको कैलकुलेट कर देंगे, आपके पास आएगा टोटल आउटपुट कितने रुपए में हो गया। वहीं पे आपका जो नीचे है 300 यूनिट इंटू $6 पर यूनिट, ये क्या हो जाएगा मटेरियल कॉस्ट हो जाएगा। टोटल मटेरियल कॉस्ट 300 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है इंटू $6 पर यूनिट है, तो आपको टोटल मटेरियल कॉस्ट आ जाएगा प्लस लेबर आवर कितना हो गया 40 आवर इंटू $12 पर आवर, तो ये भी रुपीज़ में आ गया। तो सारी चीज़ें आपके पास क्या हो जाएंगी रुपीज़ में हो जाएंगी, और अब जो है आपको उसको डिवाइड कर देना, तो 3000 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1800 प्लस 480। क्लियर। तो यह आ जाएगा 1.32। तो ये टोटल प्रोडक्टिविटी या फिर मल्टीपल फैक्टर प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट कहलाता है। क्लियर। तो सिंगल में एक फैक्टर का हमने जो है कैलकुलेट किया, मल्टीपल फैक्टर में 2 या 2 से अधिक फैक्टर को एक साथ जो है हम प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं मल्टीपल फैक्टर प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट। ये क्या हो गया, इज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू अ ग्रुप ऑफ इनपुट सच एज लेबर एनर्जी एंड मटेरियल। क्लियर। नेक्स्ट है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट, इसको हम कंपोजिट फैक्टर प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट भी कहते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है डेवलप किया गया था जॉन डब्ल्यू केंड्रिक इन 1951। तो जॉन डब्ल्यू केंड्रिक ने इसको 1951 में डेवलप किया था। ही हैज़ टेकन ओनली लेबर एंड कैपिटल एज ओनली 2 इनपुट फैक्टर। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो जॉन डब्ल्यू केंड्रिक हैं उन्होंने टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट में 2 ही चीज़ों को एज ए इनपुट फैक्टर कंसिडर किया, लेबर एंड कैपिटल। तो उन्होंने क्या कहा कि इट इज़ द रेशियो ऑफ नेट आउटपुट टू लेबर एंड कैपिटल इनपुट। तो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो नेट आउटपुट डिवाइडेड बाय लेबर एंड कैपिटल इनपुट। तो नेट आउटपुट कैसे आएगा, टोटल आउटपुट में से जब आप मटेरियल और सर्विस जो भी आपने परचेज की है उसको आप जब माइनस कर देंगे तो नेट आउटपुट आपके पास आ जाता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल आप वो सेम एग्जाम्पल रखते हैं जो कि हमने अभी पहले देखा, तो आपको सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। तो फॉर्मूला क्या हो गया, नेट आउटपुट डिवाइडेड लेबर प्लस कैपिटल इनपुट, क्योंकि वहाँ पे एक फॉर्मूले में क्या है कि सिर्फ 2 ही इनपुट को यहाँ पे कंसीडर किया गया, लेबर और कैपिटल इनपुट को। तो नेट आउटपुट कैसे आएगा, नेट आउटपुट में टोटल आउटपुट माइनस मटेरियल एंड सर्विस परचेज। तो मटेरियल इनपुट 2000 है और जो सर्विस परचेज है यहाँ पे आप देखेंगे तो 1000 का यहाँ पे क्या है एनर्जी इनपुट, वो भी हमने परचेज ही किया सर्विस एक तरीके से, और 500 का अदर मिसलिनियस इनपुट है तो वो भी क्या है एक तरीके का सर्विस है। तो आप जो है इसको क्या करेंगे
टोटल आउटपुट से माइनस कर देंगे। तो टोटल आउटपुट क्या है, 10,000 है, माइनस 2,000 प्लस 10,000 प्लस 500, तो आपके पास 6,500 आ जाएगा। वहीं पे लेबर और कैपिटल इनपुट कितना है, तो लेबर इनपुट यानी कि ह्यूमन इनपुट 3,000 है और कैपिटल इनपुट कितना है, तो यहाँ पे देखेंगे वो भी 3,000 है। तो आपको उसको फॉर्मूले में रख देना है। तो 10,000 माइनस 2,000 प्लस 1,000 प्लस 500 डिवाइडेड बाई 3,000 प्लस 3,000, 3,000 क्या हो गया, लेबर और कैपिटल इनपुट। तो आपके पास आ गया 6,500 डिवाइडेड बाई 6,000 और टोटल आपका जो आएगा 1.0833 आ जाएगा। तो दैट इज टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। सिंपल आपको फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूले में डेटा पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका दैट इज टोटल प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट। तो टोटल प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट का फॉर्मूला भी सिंपल सा है, टोटल टेंजिबल आउटपुट डिवाइडेड बाई टोटल टेंजिबल इनपुट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको डेवलप किया था डेविड जे सुमंत ने 1979 में। कंसीडर्ड 5 आइटम एज इनपुट, इन्होंने 5 आइटम को एज इनपुट कंसीडर किया था, ह्यूमन, मटेरियल, कैपिटल, एनर्जी एंड अदर एक्सपेंसेस। इन 5 को जो है इन्होंने एज अ इनपुट कंसीडर किया था और आउटपुट का रेशियो इसके अकॉर्डिंग निकाला था। तो अकॉर्डिंग टू देम टोटल टेंजिबल आउटपुट क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ फिनिश्ड यूनिट प्रोड्यूस प्लस पार्शियल यूनिट प्रोड्यूस प्लस डिविडेंड फ्रॉम सिक्योरिटीज प्लस इंटरेस्ट फ्रॉम बॉन्ड्स एंड प्लस अदर इनकम्स, वो टोटल टेंजिबल आउटपुट हो गया। वहीं पे टोटल टेंजिबल इनपुट क्या हुआ, वैल्यू ऑफ ह्यूमन इनपुट प्लस कैपिटल इनपुट प्लस मटेरियल परचेज प्लस एनर्जी इनपुट प्लस अदर एक्सपेंसेस यानी कि टैक्सेस, ट्रांसपोर्ट एंड ऑफिस एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, वो सब किस में आ जाएंगे, टोटल टेंजिबल इनपुट में आ जाएंगे। तो जब टोटल प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट के जरिए जो है आपको टोटल प्रोडक्टिविटी निकालना हो किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो आप टोटल टेंजिबल आउटपुट डिवाइडेड बाई टोटल टेंजिबल इनपुट करेंगे, आपका टोटल प्रोडक्टिविटी आ जाएगा। तो सेम एग्जांपल आपके सामने जो भी हमने पहले देखा, आपके सामने डेटा हुआ है, आपको जो है टोटल प्रोडक्टिविटी फाइंड आउट करना है। तो टोटल प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल टेंजिबल आउटपुट डिवाइडेड बाई टोटल टेंजिबल इनपुट। तो टोटल टेंजिबल आउटपुट यहाँ पे आपको सामने दिया गया है, आउटपुट 10,000 रुपीज़ में है। वहीं पे टोटल टेंजिबल इनपुट क्या हो जाएगा, वो सारे इनपुट ह्यूमन, मटेरियल, कैपिटल, एनर्जी और अदर मिसलेनियस यानी कि सभी को आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो 10,000 डिवाइडेड बाई 3,000 प्लस 2,000 प्लस 3,000 प्लस 100 प्लस 500, तो यानी कि 10,000 डिवाइडेड बाई 9,500 आप उसको डिवाइड करेंगे तो 1.053 आ जाएगा, दैट इज टोटल प्रोडक्टिविटी। क्लियर। तो इस तरीके से जो है आपको कैलकुलेट करना होता है। तो प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट में आप जो है सिंगल फैक्टर प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं, मल्टीपल फैक्टर प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल यानी कि कंपोजिट जहाँ पे 2 फैक्टर को कंसीडर किया था, और टोटल प्रोडक्टिविटी जहाँ पे टोटल टेंजिबल आउटपुट डिवाइडेड बाई टोटल टेंजिबल इनपुट होता है। क्लियर। वर्क स्टडी, यहाँ पे 2 वर्ड है, वर्क और स्टडी। तो वर्क की स्टडी यानी कि कोई भी काम है उसको किन किन तरीकों से किया जा सकता है और उस काम को कितना करने में टाइम लगेगा, किस मेथड से करें कि वो कम टाइम में जो है इफेक्टिव काम हो सके, उसकी स्टडी को ही क्या कहते हैं, वर्क स्टडी कहते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि एग्जामिनेशन होता है, तो एग्जामिनेशन में जब आंसर्स होते हैं तो आपको लिखने की स्ट्रेटजी बताई जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि पहले सेक्शन ए करिए, फिर सेक्शन बी, फिर सेक्शन सी जाइएगा। वहीं पे कुछ लोग कहते होंगे कि नहीं, पहले सेक्शन सी कर लो, यानी कि जो ज़्यादा मार्क्स के, उसके बाद फिर बी करो, फिर उसके बाद ए पे आओ। ठीक है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट भी कहा जाता है वहाँ पे करने के लिए कि सेक्शन ए को कम से कम आधा घंटा दीजिए, आधा घंटे से ज़्यादा सेक्शन में नहीं देना है, सेक्शन सी में सबसे ज़्यादा टाइम देना है और सेक्शन बी में उससे कम टाइम देना है। तो इस तरीके से आपको जो है आप जो है एक स्ट्रेटजी अपनाते हो जिससे कि आपका जो 3 घंटे का पेपर होता है उस 3 घंटे में सारा का सारा जो क्वेश्चन है वो आप अटेम्प्ट कर लें। क्लियर। और इफेक्टिवली अटेम्प्ट करेंगे जिससे कि आपका जो है मार्क्स वो अच्छे मार्क्स आए। तो वही चीज़ क्या कहलाता है, वर्क स्टडी कहलाता है। यानी कि आपको आपका काम किस तरीके से करना है कि जिससे आप जो है कम समय में अच्छा काम कर सकें, दैट इज वर्क स्टडी। तो क्या है ये, ए मीन्स ऑफ इनहेंसिंग द प्रोडक्शन एफिशिएंसी यानी कि प्रोडक्टिविटी ऑफ द फर्म बाय एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट एंड अननेसेसरी ऑपरेशन। तो जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है वहाँ पे भी क्या होता है, वहाँ पे वर्क होता है। वहाँ पे वर्क क्या हो रहा है कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जा रहा है प्रोडक्ट में। तो वहाँ पे इस तरीके से रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाए और प्रोडक्ट को जो है कस्टमर तक पहुंचाया जाए जिससे कि कम समय में और इफेक्टिव तरीके से जो है वहाँ पे काम हो सके, जो भी वेस्टेज होती हैं, जो भी अननेसेसरी ऑपरेशन है उनको एलिमिनेट किया जा सके। तो इसीलिए क्या किया जाता है, वर्क स्टडी किया जाता है। यानी कि जो भी काम हो रहा है उसको स्टडी किया जाता है और जहाँ पे लग रहा है कि हाँ ये वाला फालतू काम है, ये जो काम है ये नेसेसरी नहीं है, तो उसको आप जो है रिमूव कर देते हैं। क्लियर। ए टेक्निक व्हिच इज एम्प्लॉयड टू इंश्योर द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ मैन, मशीन, मटेरियल एंड एनर्जी इन कैरिंग आउट अ स्पेसिफिक एक्टिविटी।
यानी कि किसी भी स्पेसिफिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, कैरी आउट करने के लिए, या फिर आप कह लीजिए कि रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो भी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं उसमें मैन, मशीन, मटेरियल और एनर्जी का इफेक्टिव जो है यूज़ किया जा सके, जिससे कि जो है ऑपरेशन सक्सेसफुली परफॉर्म किया जा सके, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके। तो इसके लिए क्या है, वर्क स्टडी एक टेक्निक है जहां पे आप वर्क को स्टडी करते हो, यानी कि वर्क में क्या क्या मेथड यूज़ किए जा सकते हैं उसकी स्टडी करते हो, किस तरीके से कम समय में जो है आप जो है वर्क को कंप्लीट किया जा सकता है, किस तरीके से उसमें से जो भी अननेसेसरी एक्टिविटीज़ उसको रिमूव किया जा सकता है, उन सब के बारे में जो स्टडी की जाती है दैट इज़ कॉल्ड वर्क स्टडी। तो वर्क स्टडी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट फॉर एवरी जॉब देयर इज वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट, यानी कि हम वर्क स्टडी में कोई भी काम है तो उसको कैसे किया जाए तो हम बेस्ट वे जो है फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि हम एक ऐसा तरीका फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जिससे कि किसी काम को कम खर्चे में, कम समय में और अच्छे तरीके से किया जा सके। दूसरा, ए साइंटिफिक मेथड इज द बेस्ट एंड श्योरेस्ट वे ऑफ फाइंडिंग दिस बेस्ट वे, यानी कि जो बेस्ट वे की बात की जा रही है कि ये सबसे अच्छा तरीका है, उसको ऐसे नहीं कि अंदाज़ा लगा के कह दिए कि हाँ ये वाला सबसे अच्छा तरीका होगा, नहीं, साइंटिफिक मेथड का यूज़ करके जो है वहाँ पे कैलकुलेशन का यूज़ करके जो है वहाँ पे रिसर्च का यूज़ करके जो है आप जो है सबसे अच्छा तरीका जो है ढूंढते हैं किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए। एंड नेक्स्ट इज द टाइम टेकन फॉर डूइंग द जॉब बाय द बेस्ट वे कैन बी मेजर्ड एंड सेट एज स्टैंडर्ड, यानी कि जो भी टाइम जो है उस बेस्ट तरीके से किसी काम को कंप्लीट करने में लगा है उसको आप मेजर भी कर सकते हो, साथ ही साथ उसको एक स्टैंडर्ड भी सेट कर देते हो। यानी कि सपोज है कि आपको जो है रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन तक मंगवाना है तो उसमें जो है सबसे आसान तरीका ये है कि आप जो है बाई कार या फिर बाई जो आपका ट्रक होगा उस ट्रक से आप जो है अपनी कंपनी का ट्रक भेजते हो और वहाँ से मंगवा लेते हो, तो इसमें आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी कम आती है, साथ ही साथ टाइम भी कम लगता है। तो आपने मॉनिटर किया कि आपकी खुद की गाड़ी जब जाती है और रॉ मटेरियल लेके आती है तो वहाँ पे आधे घंटे में आपके पास सामान आ जाता है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम लगती है। तो आपने क्या किया, इसको जो है मेजर किया कि आधे घंटे में सामान आ गया और अब ये स्टैंडर्ड बन जाएगा कि जब भी आपको रॉ मटेरियल सप्लायर से मंगवाना होगा तो आप जो है आधे घंटे के अंदर आपके पास रॉ मटेरियल आ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, अपने मैन, मशीन, मटेरियल, मनी या फिर जो भी एनर्जी है उसको अकॉर्डिंगली यूज करोगे और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग लोगे। तो जब भी हम वर्क स्टडी करते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ों की स्टडी की जाती है। एक है मेथड स्टडी जहाँ पे जो है ये फाइंड आउट किया जाता है कि कौन सा वो बेस्ट मेथड होगा जिसका यूज करके आप किसी वर्क को एफिशिएंटली प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, ऐसे एफिशिएंटली वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेथड स्टडी में मोशन स्टडी को भी स्टडी किया जाता है। मोशन स्टडी में इसका मोशन को स्टडी किया जाता है, नहीं कि मूवमेंट को स्टडी किया जाता है। जो वर्कर्स होते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो भी जॉब परफॉर्म करते हैं उनका जो मूवमेंट होता है उसको जो है स्टडी किया जाता है जिससे कि जो अननेसेसरी मूवमेंट है उसको मिनिमाइज किया जा सके, उसको रिड्यूस किया जा सके। तो मेथड स्टडी में ये स्टडी किया जाता है कि कौन सा बेस्ट तरीका होगा जिससे कि एफिशिएंसी को, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। वहीं पे दूसरा है वर्क मेजरमेंट। वर्क मेजरमेंट में क्या होता है, टाइम स्टडी किया जाता है, यानी कि किसी भी वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है उसको जो है डिटरमाइन किया जाता है और उसको जो है एक स्टैंडर्ड भी उसका सेट किया जाता है। ठीक है, तो मेथड स्टडी मतलब कि एग्जामिनिंग अ जॉब एंड फाइंडिंग मोर एफिशिएंट मेथड टू परफॉर्म। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी जॉब परफॉर्म किया जा रहा है उसको एग्जामिन किया जाता है और उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए सबसे अच्छा एफिशिएंट मेथड कौन सा हो सकता है उसको जो यहाँ पे एग्जाम फाइंड आउट किया जाता है और उसको जो है इंप्लीमेंट भी किया जाता है। और वहीं पे वर्क मेजरमेंट में क्या हो गया कि डिटरमाइनिंग द टाइम नेसेसरी टू परफॉर्म अ जॉब एंड इट्स एलिमेंट, यानी कि किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए फिर उसमें जो भी एलिमेंट होते हैं जॉब में उसको परफॉर्म करने के लिए क्या टाइम चाहिए होता है, कितना टाइम जरूरी है उसको डिटरमाइन करना और उसके अकॉर्डिंग जो है उसका स्टैंडर्ड सेट करना। क्लियर। तो टाइम स्टडी में आप टाइम की स्टडी करते हो कि कितना टाइम लग रहा है किसी काम को परफॉर्म करने में, किसी जॉब को परफॉर्म करने में। वहीं पे मेथड स्टडी में आप बेस्ट मेथड को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो कि कौन सा बेस्ट मेथड होगा कि किस जॉब को परफॉर्म करने का। अननेसेसरी मूवमेंट होता है, मोशन होता है वर्कर्स का, उसको जो है रिमूव किया जाए या फिर उसको मिनिमाइज किया जाए। क्लियर। तो ये मोशन स्टडी में जो है फोकस किया जाता है। तो मेथड स्टडी में ही मोशन स्टडी आता है, वहीं पे वर्क मेजरमेंट में टाइम स्टडी आता है। तो ये क्लियर चीज़ होगी आपको कि मेथड स्टडी में बेस्ट मेथड को फाइंड आउट करने का, यानी कि बेस्ट तरीका फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है। वहीं पर वर्क मेजरमेंट में कितना टाइम जा रहा है, कितना टाइम कंज्यूम होता है किसी भी जॉब को परफॉर्म करने में, उसके एलिमेंट को परफॉर्म करने में, उस पर जो है उसको मेजर किया जाता है। मोशन स्टडी में जो अननेसेसरी
अननेसेसरी मूवमेंट्स होते हैं वर्कर्स की या फिर ह्यूमंस की, उसको किस तरीके से मिनिमाइज किया जा सके, किस तरीके से उसको रिड्यूस किया जा सके। तो मेथड स्टडी क्या हो गया, डिवाइडिंग एंड एनालाइजिंग अ जॉब। यहाँ पे क्या होता है कि जो जॉब होता है उसको आप अलग अलग स्टेज में डिवाइड करते हो और फिर उसको एनालाइज करते हो कि किस तरीके से बेस्ट तरीके से जो है उस जॉब को परफॉर्म किया जा सकता है। तो सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग एंड क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज्ड वे ऑफ डूइंग वर्क। तो यहाँ पे क्या होता है कि सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग होता है ना कि कोई जॉब किस तरीके से परफॉर्म किया जा रहा है अभी तक, उसकी रिकॉर्डिंग करते हो और उसके बाद उसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन होता है, जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम चल रहा है, एग्जिस्टिंग वे ऑफ डूइंग वर्क है या फिर जो भी प्रपोज्ड वे ऑफ डूइंग वर्क है, उन दोनों को क्या करते हो आप यहाँ पे क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हो। क्लियर, एज अ मीन्स ऑफ डेवलपिंग एंड अप्लाइंग इजियर एंड मोर इफेक्टिव मेथड एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट। तो ये सब क्यों किया जा रहा है, जिससे कि आप जो है एक मोर इफेक्टिव मेथड को फाइंड आउट कर सकें और अपना कॉस्ट रिड्यूस कर सकें, जिससे कि उस जॉब को परफॉर्म करने में जो भी कॉस्ट आ रही है वो कम से कम लगे, मिनिमाइज हो जाए और इफेक्टिव मेथड का यूज़ भी आप कर सकें। तो मेथड स्टडी में जो बेस्ट मेथड हो सकता है जिसका यूज़ करके आप जो है इफेक्टिवली जॉब को परफॉर्म कर सकते हैं और कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है। तो इसमें कुछ स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं। मेथड स्टडी में जो बेस्ट मेथड होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए कुछ स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सेलेक्ट यानी कि वर्क विच कैन बी स्टडीड विद इकोनॉमिक एडवांटेज, यानी कि जिस भी वर्क के लिए जो है आप बेस्ट मेथड को फाइंड आउट करना चाहते हो उसको सेलेक्ट करिए। यहाँ पे जिस भी वर्क में आपको इकोनॉमिक एडवांटेज चाहिए होता है उस वर्क को जो है आप क्या कहते हो सेलेक्ट करते हो। यानी कि आप सपोज करिए कि आपको रॉ मटेरियल जो है सप्लायर से अपने यहाँ पे लेके आना है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना है, तो उसमें किस तरीके से हम लेके आए उसको कि जिससे हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम से कम हो और जो है हमारा इफेक्टिव तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट पहुंच जाए बिना टूटे फूटे, बिना किसी नुकसान के। तो क्लियर, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले उस वर्क को सेलेक्ट करोगे जिसकी आप स्टडी करना चाहते हो। देन रिकॉर्ड, यानी कि वहाँ पे सभी फैक्ट्स को जो है आप जो भी जॉब या फिर ऑपरेशन से रिलेटेड फैक्ट्स है उसको जो है आप रिकॉर्ड करोगे, नोट डाउन करोगे कि कौन अभी तक कौन सी गाड़ी से आता था, अभी तक कौन लेके आता था, अभी तक जो है उसको लोड कैसे किया जाता था, आपके यहाँ पे कब तक आता था, कितना टाइम लगता है, यानी कि सारा कुछ आप क्या करते हो रिकॉर्ड करते हो। क्लियर, उसके बाद एग्जामिन करते हो, यानी कि द फैक्ट्स को क्या करोगे आप, जो आपने फैक्ट्स रिकॉर्ड किए उसको एग्जामिन करोगे कि वहाँ पे उसको एग्जामिन करके आप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो कि क्या चीज़ें हैं जिसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, क्या चीज़ें हैं जिसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्या चीज़ें हैं जिसको आप कंबाइन कर सकते हो। अब सपोज करिए कि जो है आपका ट्रक जो है रॉ मटेरियल लेने के लिए कहीं जाता है, तो आपको दो जगह से रॉ मटेरियल पिकअप करना है, तो आप ये काम तो ये कर सकते हो कि दोनों जगह अलग अलग गाड़ी भेज दें, या फिर आप ये कर सकते हो कि एक ही गाड़ी भेजिए और जो है उसी गाड़ी में एक जगह से रॉ मटेरियल उठाए, फिर दूसरी गाड़ी वहाँ से रॉ मटेरियल उठाए और फिर उसके बाद आपके पास आ जाए। तो ये क्या है, इफेक्टिव तरीके से आप जो है रॉ मटेरियल को अपने यहाँ पे मंगवा सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एग्जामिन करिए, सभी फैक्ट्स को एग्जामिन करिए, पर्पज, प्लेस, सीक्वेंस, पर्सन, ठीक है। उसके बाद फिर उसका जो है अल्टरनेटिव फाइंड आउट करिए, सिंप्लीफाई करिए, एलिमिनेट करिए, फिर कंबाइन करिए, फिर कुछ ना कुछ उसमें चेंज करिए। क्लियर, देन डेवलप ए रिकॉर्ड ऑफ एन इंप्रूव्ड मेथड अंडर प्रिवेलिंग कंडीशन, री-एग्जामिन एंड सेलेक्ट बेस्ट मेथड। यहाँ पे क्या होता है कि फिर आप जो है एक मेथड डेवलप करोगे कि आप कहोगे कि नहीं, अब जो गाड़ी जा रही है वो दोनों जगह से रॉ मटेरियल उठाएगी और फिर आपके पास आएगी, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है लेकिन आपका जो यहाँ पे कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर, पहले भाई दो गाड़ी आप भेजते तो दोनों गाड़ी के लिए दो ड्राइवर चाहिए होंगे, दोनों में जो है डीजल और पेट्रोल आपका जो है लगेगा, दोनों में टाइम लगेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपका ज़्यादा आ जाता। ऐसे में क्या होगा कि एक ही गाड़ी जाएगी, एक ड्राइवर लगेगा और फिर आपका जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, कम लगेगा, क्योंकि डीजल भी कम लगेगा और बाकी चीज़ें भी कम लगेंगी। क्लियर, तो आप जो है बेस्ट अल्टरनेटिव मेथड को क्या करते हो, डेवलप करते हो। उसके बाद इवैल्यूएट भी करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे ना कि वो जो मेथड है, क्या वो जो पहला मेथड हम जो पहले जिस तरीके से काम कर रहे थे और जो भी हमने नया मेथड यूज़ किया है, डेवलप किया है, दोनों में कौन सा इफेक्टिव है। ऐसा तो नहीं कि जो आपने नया मेथड बनाया उसमें और ज़्यादा कॉस्ट आ रही है या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। तो इसको चीज़ को आपको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट डिफरेंट अल्टरनेटिव्स टू डेवलपिंग अ न्यू इंप्रूव्ड मेथड कंपेयरिंग द कॉस्ट इफेक्टिवनेस, यानी कि यहाँ पे अगर आपने दो तीन अल्टरनेटिव मेथड यूज़ किए हैं तो दोनों तीनों को भी जो है आप कंपेयर करिए कि उसमें से भी बेस्ट मेथड कौन सा हो सकता है। उसके बाद डिफाइन करिए, डिफाइन मीन्स मेथड, प्रोसीजर, लेआउट, इक्विपमेंट, वर्किंग कंडीशन, मटेरियल, क्वालिटी इंस्ट्रक्शन, यानी कि क्या क्या चीज़ें उस मेथड को, जो भी आपने अल्टरनेटिव मेथड फाइंड आउट किया है, उस मेथड को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, उन सभी चीज़ों को आप यहाँ पे क्या करोगे, डिफाइन करोगे। एंड देन इंस्टॉल, यानी कि द इंप्रूव्ड मेथड प्लान, अरेंज एंड इम्प्लीमेंट, यानी कि जो भी आपने इंप्रूव मेथड को यूज़ किया है उसको अरेंज करिए और उसको जो है इंप्लीमेंट कर दीजिए। एंड देन मेंटेन, यानी कि आप उसको वेरीफाई भी करिए एट रेगुलर इंटरवल दैट द इंप्रूव्ड इज इन यूज़, यानी कि जो भी आपने इंप्रूव मेथड यूज़ किया है, डेवलप किया है, वो यूज़ में है कि नहीं है, उससे इफेक्टिव तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या फिर जो आपकी कॉस्ट है वो कम हुई कि नहीं हो, उस चीज़ को जो है वेरीफाई भी करिए और साथ ही साथ उसको मेंटेन करिए। अगर आपको लगता
लगता है कि नहीं कोई दूसरा मेथड हो सकता है बेस्ट, तो आप जो है उसके लिए फिर से जो है इस स्टेप को दोबारा से परफॉर्म करेंगे। तो ये है मेथड स्टडी, यानी कि यहाँ पे आप मेथड को, बेस्ट तरीका जो है जिससे किसी जॉब को परफॉर्म किया जा सकता है, जिससे कि इफेक्टिवनेस भी रहे और जो है आपका कॉस्ट भी कम आए, उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कहते हैं, मेथड स्टडी करते हैं। क्लियर? यानी कि किस जॉब को किस तरीके से परफॉर्म किया जाए। वहीं पे दूसरा है वर्क मेजरमेंट। तो वर्क मेजरमेंट में क्या होता है कि यहाँ पे आप जो है टाइम को मेजरमेंट करते हो, यहाँ पे टाइम को मेजर करते हो कि किसी काम को परफॉर्म करने में कितना टाइम लगता है, कंसर्न्ड विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ यूनिट ऑफ वर्क। किसी एक काम को परफॉर्म करने में कितना टाइम रिक्वायर चाहिए, कितना टाइम अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए, उसको डिटरमाइन करने में ही वर्क मेजरमेंट का यूज़ किया जाता है। ए टेक्निक फॉर इस्टेब्लिशिंग ए स्टैंडर्ड टाइम। तो यहाँ पे क्या होता है कि टाइम को जब आप मेजर कर लोगे तो आप एक जो है स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दोगे। जैसे कि आपका जो बेस्ट मेथड है किस चीज़ का, कि रॉ मटेरियल को सप्लायर से मैन्युफैक्चरिंग तक लाने का, उस बेस्ट मेथड में कितना टाइम लग रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है फिर आप क्या करते हो, एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर सकते हो। यानी कि कभी आप सपोज है कि एक ड्राइवर है वो जो है हर दिन जो है रॉ मटेरियल लेके आता था और वो आधे घंटे में आपके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक लेके चला आता था। सपोज कि किसी दूसरे दिन कोई दूसरा ड्राइवर आ जाता है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको पता होगा कि उसको कितनी देर में रॉ मटेरियल आपके प्लांट तक लेके आना है। क्यों? क्योंकि आपने पहले से ही वर्क मेजरमेंट कर रखा था कि हाँ आधे घंटे लगेंगे। इसी तरीके से अचानक से आपके पास बहुत सारा डिमांड आ जाता है, फिर ऑर्डर आ जाता है, तो उस केस में अगर आपने वर्क मेजरमेंट करके रखा होगा तो आप जो है उसको बता सकते हो कि हाँ आपको जो है 1 घंटे में मिल जाएगा, 2 घंटे मिल जाएगा, फिर 3 घंटे में आपको ऑर्डर मिल जाएगा, क्योंकि आपने पहले से ही मेजरमेंट कर रखा है। आपने देखा होगा कि कहीं रेस्टोरेंट में आप जाते हो, तो रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप पूछते हो कि भैया कितनी देर में आपका जो है डिनर या फिर लंच आ जाएगा, तो वो आपको एक एस्टिमेट टाइम बता देते हैं। क्योंकि उनको पता है कि इतने टाइम में जो है वो तैयार कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी उस चीज़ को स्टडी किया है कि हाँ उनका जो डिनर है या फिर लंच है 4 लोगों का खाना, 5 लोगों का खाना वो आधे घंटे में बना सकते हैं। तो उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, स्टैंडर्ड भी सेट करते हैं और आपको जो है अपने परफॉर्मेंस का जो है एक एस्टिमेटेड टाइम भी आपको जो है बता सकते हैं। स्टैंडर्ड टाइम क्यों चाहिए होता है? स्टैंडर्ड टाइम इज रिक्वायर्ड time to perform a given task based on the time measurement of the work content of the prescribed method। यानी कि जो भी आपने मेथड प्रिस्क्राइब किया उसके जो वर्क कंटेंट है उसमें जो भी टाइम लगा है उसको मेजर करके जो है आप क्या करते हो, एक स्टैंडर्ड टाइम को फिक्स करते हो, जिससे कि आपको पता चल सकता है कि किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है, विथ ड्यू कंसिडरेशन फॉर फैटिग एंड फॉर पर्सनल एंड अनअवॉइडेबल डिलेज। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसको भी कंसीडर किया जाता है कि अगर कोई अनअवॉइडेबल कंडीशन आ जाती है जिसकी वजह से डिले हो जाता है या फिर पर्सनल डिले हो जाता है, तो उसको भी कंसीडर किया जाता है। आप सपोज करिए कि आप जो है किसी काम को जो है अगर सभी वर्किंग कंडीशन सही है तो किसी काम को 4 लोग 1 घंटे में कर सकते हैं, और पता चला कि उसी में से एक कोई पर्सन जो है बीमार हो गया या फिर वो जो है एब्सेंट हो गया, तो अब वो 3 लोग कितने टाइम में काम कर सकेंगे, इसको भी जो है कंसीडर किया जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे इस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाएगा कि अगर कोई फैटिग आ जाता है, कोई पर्सनल या फिर अनअवॉइडेबल सिचुएशंस आ जाती हैं, डिलेज आ जाती हैं, तो उसको भी जो है वर्क मेजरमेंट में कंसीडर किया जाता है। तो वर्क मेजरमेंट यानी कि टाइम को मेजर करने के लिए अलग अलग जो है यहाँ पे टेक्निक्स होते हैं, जैसे कि टाइम स्टडी या फिर स्टॉप वॉच स्टडी है, सिंथेसिस है, एनालिटिकल एस्टिमेटिंग है, प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम सिस्टम यानी कि PMTS है, और वर्क सैम्पलिंग। ये जो है 5 इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं जिससे कि आप वर्क मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी कि टाइम को मेजरमेंट कर सकते हैं कि किसी भी मेथड के जरिए कोई भी टास्क को परफॉर्म करने में कितना टाइम जो है लगता है, उसके बेसिस पे फिर आप जो है स्टैंडर्ड टाइम सेट कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, देखिए कस्टमर की अलग अलग नीड्स होती हैं और उस नीड्स को फुलफिल करने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट कस्टमर को कंटिन्यूअस यानी कि हर दिन पूरे 365 दिन जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? यानी कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कंटिन्यूअस है। वहीं पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट कभी कभी होती है। क्लियर? वहीं पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि कॉमन प्रोडक्ट होते हैं जिसको सभी लोगों को चाहिए होता है, सभी कस्टमर्स को चाहिए होता है, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं, यानी कि सिर्फ आप ही को चाहिए होगा, वो प्रोडक्ट दूसरा यूज नहीं कर सकता, वो सिर्फ आप ही यूज कर सकते हो, यानी कि कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट होता है। तो अलग अलग नीड के बेसिस पे अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्रोडक्शन मेथड जो है यूज किया जाता है, तो उसी को हम मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहते हैं। ए प्रोडक्शन मेथड दैट इज डिजाइन टू इजिली अडॉप्ट टू चेंज इन द टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, उसी को क्या कहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे 2 टाइप के ब्रॉडली जो है 2 टाइप के मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होते हैं, एक होता है कॉन्टिन्यूअस, एक होता है इंटरमिटेंट, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो द एक्टिविटी और द कॉम्बिनेशन ऑफ
activities which is mainly performed to convert a given raw material into a product of different shapes, size, with or without making any kind of changes in the mechanical or physical properties of the product material is termed as manufacturing process or production system। यानी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या हो गया, ये एक्टिविटी है, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटी है जहां पे रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है प्रोडक्ट में। डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के, डिफरेंट डिफरेंट साइज के प्रोडक्ट डेवलप किए जाते हैं। कुछ में जो है मैकेनिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज की जाती है, कुछ में मैकेनिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं की जाती है, तो उसी को मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कहा जाता है। क्लियर। तो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो ब्रॉडली दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक है कॉन्टिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम या फिर प्रोसेस, और दूसरा है इंटरमिटेंट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो कॉन्टिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम या प्रोसेस क्या होता है, देखिए नाम से क्लियर है, कॉन्टिन्यूअस यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जिनका डेवलपमेंट कंटिन्यूअस होता रहता है, उनकी नीड मार्केट में हमेशा रहती है और उनका प्रोडक्शन कंटिन्यूअस चलता रहता है। तो उस टाइप के मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को, प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस। जैसे आप सपोज करिए फूड इंडस्ट्री में बिस्किट है, तो बिस्किट की डिमांड क्या है, मार्केट में हमेशा बनी रहती है, तो बिस्किट का प्रोडक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस बेसिस पे चलता रहता है। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम वहां पे होगा, वो कौन सा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होगा, कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि मास, यहाँ पे मास प्रोडक्शन होता है। भाई बिस्किट है, एक दो को नहीं, बिस्किट है सभी को चाहिए, तो उसका जो है स्टैंडर्ड साइज होता है, स्टैंडर्ड शेप होता है, और उसी स्टैंडर्ड साइज शेप को डिसाइड करके उसके बाद कंटिन्यूअस उसका प्रोडक्शन चलता रहता है। यहाँ रॉ मटेरियल यूज किया जा रहा है, मशीन चल रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, रॉ मटेरियल आ रहा है, मशीन चल रही है, प्रोडक्शन हो रहा है। तो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन यहाँ पे होता रहता है, ये नहीं कि रुक गए या फिर बंद कर दिया कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए। क्यों? क्योंकि अगर कहीं पे आपने प्रोडक्शन इसका रोक दिया तो फिर क्या होगा, मार्केट में सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, तो आपका नुकसान होगा, और वहीं पे हो सकता है कि कॉम्पिटिटर कोई दूसरा आ गया तो उसका फायदा हो जाएगा। तो कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जहाँ पे प्रोडक्ट की डिमांड कंटिन्यूअस रहती है मार्केट में, और उसके लिए प्रोडक्शन भी कंटिन्यूअस चलता रहता है। तो ऑल्सो नॉन एज फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम यूज टू प्रोड्यूस और प्रोसेस प्रोडक्ट विदाउट इंटरप्शन बाय कॉन्स्टेंटली सप्लाइंग रॉ मटेरियल। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है उसको रोका नहीं जाता है, बस आपको रॉ मटेरियल ले आना है, प्रोडक्शन प्रोसेस चलता रहेगा और प्रोडक्ट बनता रहेगा। जैसा कि हमने बताया बिस्किट का, तो बिस्किट क्या है, बिस्किट जो है आज के टाइम पे बेसिक नेसेसरी हो गई और मास प्रोडक्शन होता है, सबको बिस्किट चाहिए होते हैं खाने को, तो उसको रॉ मटेरियल ले आते हैं लोग और प्रोडक्शन प्रोसेस चलता रहता है और कन्वर्ट होता है और प्रोडक्ट बनता रहता है, मार्केट में हमेशा अवेलेबल रहता है। तो ए टाइप ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम इन विच मटेरियल्स बीइंग प्रोसेस्ड आर कंटिन्यूअसली इन मोशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन हो रहा होता है, जैसा कि हमने बताया कि फूड इंडस्ट्री हो गया, फ्यूल इंडस्ट्री हो गया, यहाँ पे क्या होता है कि कंटिन्यूअस प्रोडक्शन हो रहा होता है। तो इस केस में जो कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम या प्रोसेस है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग किसकी की जाती है, जो कि सिमिलर प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि जहाँ पे आप शेप या साइज में ज़्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे बिस्किट है, तो बिस्किट का क्या है, एक स्टैंडर्ड साइज है, एक स्टैंडर्ड शेप है, और उसी में जो है उसमें आपने इंग्रेडिएंट्स भी वहाँ पे फिक्स हो जाते हैं कि क्या क्या कितना मिक्स करना है, और उसके बाद उसकी जो प्रोडक्शन प्रोसेस कंटिन्यूअस चलती रहती है। तो प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन होता है कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में। प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होगा, यानी कि एक फिक्स जो है क्राइटेरिया नहीं होगा, तो वहाँ पे क्या होगा कि कंटिन्यूअस फ्लो नहीं हो पाएगा। कीप्स मशीन एंड इक्विपमेंट टोटली बिजी। यहाँ पे कंटिन्यूअस काम हो रहा है, तो जो भी मशीन है, जो भी लेबर्स हैं, जो भी इक्विपमेंट है, सब क्या है, कंटिन्यूअस काम करते रहते हैं। जो भी उनका टाइमिंग होगा, जो भी उनका शिफ्ट होगा, उस टाइम पे शिफ्ट पे काम होता रहता है। देयर इज अ फिक्स्ड पाथ मटेरियल हैंडलिंग। तो यहाँ पे क्या है, एक फिक्स्ड पाथ होता है, यहाँ पे पता होता है कि अगला काम क्या है, अगला काम क्या है, अगला काम क्या है, और फिक्स्ड पाथ है क्योंकि कंटिन्यूअस है, वही रिपीट, एक तरीके का क्या है, ये रिपीटेटिव जॉब होता है। यहाँ पे गुड्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल फॉर स्टॉकिंग एंड सेलिंग। तो यहाँ पे जो गुड्स बनते हैं, कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो भी यूज करते हैं, वहाँ पे गुड्स जो है लार्ज क्वांटिटी में बनाते हैं, क्योंकि उसकी मार्केट में डिमांड भी कंटिन्यूअस होती रहती है, और वो लोग उसका प्रोडक्शन करके स्टॉक में रखते भी हैं, जिससे कि आगे चल के उसको सेल करते रहें, और जैसे स्टॉक में खत्म हो रहा होता है, यहाँ पे उसका प्रोडक्शन चल रहा होता है। क्लियर। तो कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में ही आता है मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन क्या है भाई, मास मतलब कि लार्ज स्केल में प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी प्रोडक्शन हो रहा है तो किसका होता है, आइडेंटिकल गुड्स का ही बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन होता है, यानी कि जो सेम टाइप के गुड्स होते हैं। जैसे बिस्किट का बताया, तो बिस्किट क्या सेम टाइप का है, उसका प्रोडक्शन होता रहता है। ऑयल हो गया, फ्यूल हो गया, तो ये क्या है, सेम टाइप के प्रोडक्शन, इसमें कोई डिज़ाइन तो चेंज करना नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि प्रोडक्शन कंटिन्यूअस मास प्रोडक्शन में लार्ज स्केल में प्रोडक्शन हो रहा होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग मेनी आइडेंटिकल गुड्स एट वंस, यानी कि एक ही बार में बहुत सारे आइडेंटिकल गुड्स को आप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, मास प्रोडक्शन कहलाएगी। लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स और कंपोनेंट। तो यहाँ पे क्या है, लार्ज स्केल में जो है प्रोडक्शन होता है, जो भी स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स होते हैं, फिर कंपोनेंट होता है। तो मास प्रोडक्शन इज द इंडस्ट्रियल टेक्निक टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट ऑन कांस्टेंट फ्लो। तो यहाँ पे क्या है कि ये इंडस्ट्रियल टेक्निक होता है जहाँ पे जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो लार्ज क्वांटिटी अगर प्रोड्यूस करनी होती है किसी सिमिलर प्रोडक्ट की, तो वो जो है कॉन्स्टेंट जो है कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, मास प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो है यूज करते हैं। कंपनी प्रोड्यूसेस डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऑन अ लार्ज स्केल
एंड स्टॉक देम इन वेयर हाउस अंटिल दे आर डिमांडेड इन दी मार्केट। जैसे कि टूथपेस्ट हो गया, सोप हो गया, कॉम हो गया, ये सब क्या है, मास प्रोडक्शन होता है, इनका कंटिन्यूस फ्लो चलता रहता है, मार्केट में डिमांड हमेशा बनी रहती है, तो इनका जो है लार्ज स्केल में प्रोडक्शन हो रहा होता है। नेक्स्ट है इंटरमिटेंट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम या फिर इंटरमिटेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रोडक्शन सिस्टम है ना वो कंटिन्यूस नहीं होता है, रुकता है फिर चलता है, फिर रुकता है फिर चलता है। क्लियर? तो इंटरमिटेंट में समथिंग दैट स्टार्ट एंड स्टॉप एट इरेगुलर इंटरवल, यानी कि कोई ऐसा प्रोडक्शन सिस्टम जहाँ पे शुरुआत हुआ और फिर रुक गया, फिर कुछ महीने बाद या फिर कुछ दिनों बाद फिर शुरुआत हुआ फिर रुक गया। तो इस टाइप के मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को क्या कहते हैं, इंटरमिटेंट हम मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे कि अब एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, बार्बर शॉप। तो बार्बर शॉप में क्या होता है कि क्या वो कंटिन्यूस परफॉर्म करते हैं, कंटिन्यूस बाल काट रहे होते हैं? नहीं, कोई कस्टमर आया बाल काटेंगे, कस्टमर चला गया तो वेट करेंगे जब तक कि कोई दूसरा कस्टमर नहीं आएगा। रेस्टोरेंट का एग्जांपल देखिए, तो रेस्टोरेंट में क्या है, कोई रेस्टोरेंट खाना खाने आता है तो वहाँ पे प्रोडक्शन में होगा, कोई अगर खाना खाने नहीं आया, डिनर करने नहीं आता है, लंच करने नहीं जाता है तो प्रोडक्शन नहीं होता है। तो ये इंटरमिटेंट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता है। क्लियर? गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बेस्ड ऑन कस्टमर ऑर्डर, दीज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन स्मॉल स्केल, द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन इज इंटरमिटेंट। यहाँ पे क्या है कि ये जो गुड्स होते हैं स्मॉल स्केल में प्रोड्यूस होते हैं, भाई जैसा कस्टमर आएगा तो प्रोडक्शन होगा, कस्टमर डिमांड करेगा तो प्रोडक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर? और स्मॉल स्केल में होता है क्योंकि कस्टमाइज होता है, और फ्लो ऑफ प्रोडक्शन क्या है, वो इंटरमिटेंट है, यानी कि इरेगुलर होता है यहाँ पे फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर? तो दीज प्रोडक्ट्स आर ऑफ डिफरेंट साइज। इंटरमिटेंट मैन्युफैक्चरिंग में ऐसे प्रोडक्ट जो डिफरेंट साइजेस के होते हैं उनका जो है इंटरमिटेंट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम या प्रोसेस एप्लीकेबल होता है। जैसे कि शूज़ आप जो है देख लीजिए, तो शूज़ का क्या है, डिफरेंट डिफरेंट साइज में बनते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूस आप 9 नंबर के बनाए चले जा रहे हो, ऐसा नहीं है। कुछ दिनों बाद आप जो है सपोज करिए कि आज 9 नंबर का शूज़ बनाया आपने, कल 8 नंबर का बनाओगे, उसके बाद 7 नंबर का बनाओगे। तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्शन कंटिन्यूस नहीं है, प्रोडक्शन रुक रुक के चल रहा है। क्लियर? शूज़ में यही हुआ ना कि डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के हैं, तो आपने किसी दिन 8 का बनाया, किसी दिन 9 का बनाया, किसी दिन 7 का बनाया, तो ये प्रोडक्शन रुक रुक के चल रहा है। द डिज़ाइन ऑफ दीज प्रोडक्ट गोज ऑन चेंजिंग, जो डिज़ाइन है वो भी क्या है, चेंज होता रहता है। 9 का हो सकता है कि शेप अलग होगा, 8 का शेप अलग होगा, 6 का शेप अलग होगा। तो इंटरमिटेंट, इट कीप्स चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन एंड साइज ऑफ द प्रोडक्ट, देयरफॉर दिस सिस्टम इज वेरी फ्लेक्सिबल। तो जो इंटरमिटेंट मैन्युफैक्चरिंग होता है वो क्या है, फ्लेक्सिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिज़ाइन साइज वो सब क्या हो रहा है, चेंज होता रहता है। अब गोल्ड का एग्जांपल ले लीजिए, तो गोल्ड में भी क्या होता है, अलग अलग डिज़ाइन के जो है वहाँ पे गोल्ड ज्वेलरीज बनते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि इंटरमिटेंट होता है। टेलर का एग्जांपल ले लीजिए, तो टेलर क्या है, जैसे कि लोग अपना कपड़ा टेलर के पास सिलवाने जाते हैं, तो कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, तो वहाँ पे क्या है, सबकी बॉडी का शेप जो है अलग अलग साइज़ में है। तो टेलर क्या है, कंटिन्यूस एक ही साइज़ में तो प्रोडक्ट नहीं, कपड़े नहीं सिल रहा होता ना, वो जैसे जैसे उसके पास जो जो आएंगे उसी हिसाब से वो जो है उस साइज़ का कपड़ा वो सिलता रहता है। तो दैट इज़ इंटरमिटेंट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो इसमें भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे जॉब बेस्ड, बैच प्रोडक्शन और प्रोजेक्ट प्रोडक्शन। तो जॉब बेस्ड या फिर जॉब शॉप मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कहते हैं इसको। तो जॉब बेस्ड या जॉब शॉप मतलब कि जब जॉब आएगा तो काम होगा, प्रोडक्शन होगा, और जब जॉब नहीं आएगा तो काम नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा। इट मेक्स स्मॉल बैचेज ऑफ कस्टम गुड्स एग्जाम्पल स्पेसिफिकली फॉर वन कस्टमर। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्मॉल बैचेज जो है वहाँ पे गुड्स के बनाए जाते हैं और खासकर एक कस्टमर के लिए बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द गुड्स इट मेक रिक्वायर अ स्पेसिफिक सेटअप, और हर गुड्स के लिए जो है एक स्पेसिफिक सेटअप यहाँ पे जो है चाहिए होता है। इंटेल्स हैंडलिंग ऑफ द एंटायर टास्क आइदर बाय सिंगल एम्प्लॉय और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय। यहाँ पे जो काम होता है या तो किसी एक सिंगल एम्प्लॉय द्वारा किया जाएगा या फिर कोई ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय जो है वो उस पूरे काम को करता है। जैसे कि रेस्टोरेंट में चले गए, तो रेस्टोरेंट में अगर कोई कस्टमर आ जाता है, 3-4 लोग खाने के लिए आ जाते हैं, तो पूरा स्टाफ जो है, वेटर हो गया, जो खाना बना रहे हैं वो सब एक्टिव हो जाते हैं। वहीं पे बार्बर शॉप पे चले गए तो जो बाल काटने वाला है वो एक्टिव हो जाता है, वो काम करता है, पूरे टास्क को परफॉर्म करता है। तो दैट इज जॉब बेस्ड है जॉब शॉप मैन्युफैक्चरिंग। ए हेयर ड्रेसर, ए टेलर, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, तो ये सब क्या है, जॉब शॉप है, जॉब बेस्ड होता है, यानी कि जॉब आएगा तो इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग होगा, जॉब नहीं आएगा तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा। वहीं पे दूसरा है बैच मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम या फिर प्रोसेस। देखिए बैच का मतलब क्या होता है, एक क्वांटिटी और कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस एट वन टाइम, यानी एक टाइम पे बहुत सारे आइटम को प्रोड्यूस करना, वो क्या कहलाता है, बैच कहलाता है। जैसा कि हमने शूज़ के एग्जाम्पल लिया, तो शूज़ में क्या है कि बैच प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे 8 नंबर साइज़ का आपने जो है 100 यूनिट एक दिन में बना दिया, तो ये पूरा बैच हो गया। एक दिन में 100 यूनिट 8 साइज का शूज बनाया, बैच हो गया। दूसरा बैच 9 नंबर का गया, तीसरा बैच 6 नंबर का गया, तो ये बैच मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम प्रोसेस। ए मेथड वेयर बाई अ ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड साइमल्टेनियसली रेदर देन वन एट अ टाइम। तो यहाँ पे एक 8 का बनाया, दूसरा 9 का बनाया, इस तरीके से नहीं, एक दिन आपने 8 का ही बनाया, दूसरे दिन आपने
9 का बनाया, तो साइमल्टेनियसली आप जो है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हो भी, आइडेंटिकल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं एट अ टाइम, जैसे कि एग्जांपल शूज़ का हमने दिया। क्लियर। तीसरा है प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम या फिर प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या है, कस्टमाइज्ड होता है, कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स आर मेड। अब सपोज करें कि आपको अपना घर बनवाना है, तो आपके अकॉर्डिंग आपको अपना डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बनवाना है, तो इस टाइप के जॉब को हम क्या कहते हैं, इस टाइप के मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को क्या कहेंगे, कस्टमाइज। आपको चाहिए एक ऐसा लैपटॉप जहाँ पे 1 TB जो है आपका हार्ड डिस्क हो, 4 GB रैम हो, मॉनिटर उसका जो है 32 इंच का हो, कीपैड आपको डिजिटल चाहिए, टच स्क्रीन चाहिए। तो इस तरीके से जब आप अपने अकॉर्डिंग जब कोई प्रोडक्ट बनवाते हो ना, तो उसको प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कहा जाता है, टू फुलफिल स्पेसिफिक कस्टमर डिमांड। तो यहाँ पे क्या, आप स्पेसिफिक कस्टमर की डिमांड को फुलफिल करने के लिए आप जो है प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम अपनाते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा, ये खासकर ना जो प्रोजेक्ट होता है ये लार्ज और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट के लिए होता है। एन ऑपरेशन डिजाइन टू प्रोड्यूस लार्ज एक्सपेंसिव स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट सच एज कस्टम होम्स हो गए, डिफेंस वेपन्स हो गए, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो गए, सब हो गए, एयर स्पेस प्रोडक्ट हो गए सच एज पैसेंजर प्लेन एंड स्पेस शटल हो गए। तो ये सब क्या है, एक्सपेंसिव और लार्ज होते हैं और स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए होते हैं। तो उस टाइप की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम कहते हैं प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। अब टाटा है, तो टाटा जो है आर्मी के लिए जो है ट्रक्स बना रही है, बस बना रही है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम हो गया। क्लियर। तो होप आपको क्लियर होगा कि क्या है कॉन्टिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, क्या है इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, क्या है मास, बैच, जॉब बेस्ड एंड प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। कोई भी ऐसा प्लेस जहां पर सभी इनपुट्स जैसे कि रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट, मशीनरी, स्किल्ड लेबर, ये सभी लाकर एक जगह पे रखे जाते हैं और उनका यूज़ करके प्रोडक्ट्स जो है वो मैन्युफैक्चर किया जाता है कस्टमर्स के लिए, तो हम उसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज द प्लेस वेयर ऑल इनपुट सच एज रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट, स्किल्ड लेबर एक्सेट्रा कम टूगेदर एंड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट फॉर कस्टमर। अब जैसे स्टील प्लांट है, तो स्टील प्लांट जो भिलाई है, तो भिलाई में क्या है, वहाँ पे रॉ मटेरियल जा रहा है, वहाँ पे इक्विपमेंट आ रहे हैं, स्किल्ड लेबर्स वहाँ पे अवेलेबल है, वो सब मिलकर जो है वो प्रोडक्ट बना रहे हैं कस्टमर्स के लिए, तो वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गया। तो पहले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या जो असेंबली यूनिट होता था जिसे हम फैक्ट्री कहते हैं, इसको हम जो है प्लांट टर्म से डिनोट करते थे। द टर्म प्लांट हैज बीन ट्रेडिशनली यूज्ड एज अ सिनोनिम टू अ फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली यूनिट। जैसे स्टील प्लांट, सीमेंट प्लांट, राइस मिलिंग प्लांट या टेक्सटाइल फैक्ट्री होगी, जूट फैक्ट्री होगी, शुगर मिल्स हो गए, तो ये सब क्या है, ये प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं कस्टमर्स के लिए, और इनको हम प्लांट टर्म से रिफर करते थे। क्लियर। लेकिन अभी क्या है, इस प्लांट में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को ही या फैक्ट्री को ही जो है इंक्लूड किया जाता था, लेकिन अब जो है इसमें है सर्विसेज को भी इंक्लूड करने जा लगा है, और अब उसको हम टर्म डिनोट करते हैं फैसिलिटी टर्म से। फैसिलिटी में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तो आएंगे, साथ ही साथ जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जहाँ पे कोई मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट नहीं हो रहा है लेकिन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, तो उनको भी इंक्लूड किया जाता है। तो फैसिलिटी टर्म कैन नाउ बी यूज्ड टू रिफर बैंक, हॉस्पिटल, ब्लड बैंक, फायर स्टेशन, पुलिस स्टेशन, इन सबको भी हम जो है वहाँ पे डिनोट करते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस मल्टीपल फैक्टर पे डिपेंड करता है। उनमें से एक क्रिटिकल फैक्टर होता है लोकेशन। वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग द सक्सेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज द लोकेशन, यानी कि आपने अपना बिजनेस ऑपरेशन कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, किस जियोग्राफिकल लोकेशन से ऑपरेट कर रहे हैं, दिल्ली से ऑपरेट कर रहे हैं, मुंबई से, कोलकाता से, या फिर इंडिया से बाहर कहीं से ऑपरेट कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसकी सक्सेस पे। तो कोई भी जो बिजनेस ऑपरेशन होता है उसके लिए एक आइडियल लोकेशन चूज करना जरूरी होता है। आइडियल लोकेशन का मतलब क्या हो गया कि एन आइडियल लोकेशन इज वन वेयर द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज केप्ट टू मिनिमम विथ लार्ज मार्केट शेयर एंड द लीस्ट रिस्क एंड द मैक्सिमम सोशल गेन, यानी कि आपका लोकेशन ऐसी जगह है जहां पे आपका प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो कम आ रही है, मार्केट शेयर ज़्यादा से ज़्यादा आप कैप्चर कर पा रहे हो, रिस्क कम है, और मैक्सिमम सोशल गेन जो है आपको वहां से मिल रहा है, तो फिर वो लोकेशन क्या होगी, आइडियल होगी आपके लिए, यानी कि बेस्ट लोकेशन होगी। तो फैसिलिटी लोकेशन में यही हम करते हैं। फैसिलिटी लोकेशन में हम क्या कर रहे हैं कि ये प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग अ बेस्ट जियोग्राफिकल साइट फॉर फर्म्स ऑपरेशन, यानी कि आपकी जो फर्म है वो कहां से ऑपरेट करेगी, कौन सा बेस्ट लोकेशन हो सकता है, उस चीज को डिटरमाइन करना ही क्या है, फैसिलिटी लोकेशन होता है। वो फैसिलिटी जो फर्म्स ऑपरेशन है वो सर्विस भी हो सकती है, फिर कोई प्रोडक्शन फैसिलिटी हो सकती है, यानी कि जैसे आप स्टील बना रहे हैं तो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग होती है, राइस बना रहे हैं, शुगर मिल हो सकती है, या फिर आप जो है बैंकिंग सर्विसेज दे रहे हैं, या फिर रेस्टोरेंट सर्विसेज दे रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए बेस्ट लोकेशन डिटरमाइन करना ही क्या कहलाता है, फैसिलिटी लोकेशन कहलाता है। ये एक स्ट्रेटजिक और लॉन्ग टर्म और नॉन रिपीटेटिव होता है, यानी कि आप बार बार ये कहो कि आप जो है अपना लोकेशन बार
बार बार चेंज करते रहेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। एक बार आपने जहाँ डिसाइड कर लिया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जहाँ ओपन होगी तो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो ये नॉन रिपीटेटिव है, लॉन्ग टर्म होता है और स्ट्रेटजिक होता है। तो जैसे कि आप देखें कि मोस्ट ऑफ स्टील प्लांट, जैसे कि जो स्टील प्लांट होते हैं बिहार, बंगाल, उड़ीसा बेल्ट में ही आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इनके लिए जो रिसोर्सेज होते हैं, जो रॉ मटेरियल होता है वो वहीं पे उनको मिलता है, बिकॉज इट इज ऑलवेज इकोनॉमिकल टू ट्रांसपोर्ट द फिनिश प्रोडक्ट आफ्टर देन द रॉ मटेरियल इनपुट लाइक कोल, लाइमस्टोन एंड आयरन ओर। तो इनको क्या है, कोल, लाइमस्टोन, आयरन ओर, ये सारी चीजें चाहिए होती है स्टील बनाने के लिए। अब ये वहीं पे मिलता है, उसको ट्रांसपोर्ट करने से बेटर है कि आप जो है जो फिनिश गुड्स है उसको ट्रांसपोर्ट कर दीजिए। तो आपको मल्टीपल फैक्टर्स डिपेंड लोकेशन पे डिसाइड करना है, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको आपको देखना होगा, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। बात कर लें कि फैसिलिटी लोकेशन सिलेक्शन की जरूरत क्यों होती है, क्यों हमें जो है लोकेशन सेलेक्ट करना पड़ता है। तो बट ऑब्वियस बात है कि पहली बार आप जो है नया बिजनेस एस्टैब्लिश कर रहे हो तो उसके लिए आपको जो है फैसिलिटी सिलेक्शन करना पड़ता है, या फिर आप जो है अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हो तो उस केस में भी आपको जो है डिसाइड करना पड़ता है कि आपको अपना लोकेशन, अपना ब्रांच ऑफिस, हेड ऑफिस या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पे ओपन करना होगा। आप एडिशनल फैसिलिटीज़ जो है वो नए टेरिटरीज में एस्टैब्लिश करना चाहते हो तो उस केस में भी आपको जो है नई फैसिलिटी लोकेशन सिलेक्शन करना पड़ता है, या फिर कुछ नया डेवलपमेंट हो गया उसकी वजह से आप जो है नया प्लांट ओपन करना चाह रहे हो तो आपको जो है फैसिलिटी लोकेशन सिलेक्शन करना पड़ेगा, या फिर आप गवर्नमेंट लॉज या रूल्स में, लीगल में, सोसाइटी में, पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से भी आप जो है चेंज करते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारे स्टेट्स होते हैं वो अपने यहाँ अपने स्टेट्स में मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनीज हैं उनके यहाँ पे प्लांट सेटअप करें, इसके लिए वो जो है फ्री में ज़मीन प्रोवाइड कर देते हैं, लैंड प्रोवाइड करते हैं, टैक्स रेट कम कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, पावर सप्लाई, ये सारी चीज़ें उनको देते हैं। तो इससे जो है कंपनीज वहाँ पे भी जाके सेटअप कर लेते हैं क्योंकि उससे उनकी कॉस्ट कहीं ना कहीं कम होती है। तो और साथ ही साथ स्टेट्स का डेवलपमेंट भी होता है। या फिर आपने कहीं पे लीज पे ले रखा था, वो लीज एक्सपायर हो गया और अब जो है लैंडलॉर्ड उसको रिन्यू नहीं कर रहा है या फिर ज़्यादा चार्जेस मांग रहा है, तो उस केस में भी आप जो है नया प्लांट डिसाइड करने की कोशिश करते हो कि नया लोकेशन कहाँ पे जाया जाए। तो अलग अलग नीड्स हो सकती हैं। अब बात करें कि कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, कौन से फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं फैसिलिटी लोकेशन को। तो सबसे पहला फैक्टर है प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट, यानी कि आपका लोकेशन मार्केट से कितना नज़दीक है। आपने जो भी ओपन कर रखा है, रेस्टोरेंट ओपन कर रखा है, बैंक ओपन कर रखा है, तो क्या आसपास कस्टमर है या नहीं है। तो प्रॉक्सिमिटी, नज़दीक, कितना नज़दीक है आपके, नियरनेस जो आप कहते हैं, ठीक है। दूसरा फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि जहाँ पे भी आप प्लांट ओपन कर रहे हो वहाँ पे रॉ मटेरियल इजली अवेलेबल है या नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल हैं या नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल है, यानी कि गाड़ी जो ट्रक हो गया, बस हो गया, ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं। क्लाइमेट कैसा है, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखेंगे तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी जोन्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो क्लाइमेट कैसा है, ठंडा प्रदेश है, गर्म प्रदेश है या रेनी सीजन वाला एरिया है, ठीक है। लेबर एंड वेज, यानी कि मैन पावर अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं है कि कहीं कहीं पे आप देखेंगे इंडिया में लेबर कॉस्ट कम है, बल्कि कहीं और चले जाएं तो वहाँ पे लेबर कॉस्ट ज़्यादा, इसलिए जो है बहुत सारे एमएनसीज होती हैं वो इंडिया में अपना प्लांट सेटअप कर लेती है जिससे कि यहाँ पे लेबर कॉस्ट उनको सस्ते में मिल जाए। लॉज एंड टैक्सेशन, यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है वहाँ पे वो कैसी हैं। बहुत सारे स्टेट ऐसे होते हैं जहाँ पे टैक्स नहीं लगता है, टैक्स कम लगता है, तो कंपनीज प्रीफर करती है वहाँ पे अपना प्लांट ओपन करने के लिए। कम्युनिटी सर्विसेज, यानी कि वहाँ पे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल से सारी चीज़ें अवेलेबल हैं या नहीं है। वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है, जो वेस्ट निकलता है चाहे वो सॉलिड वेस्ट हो या फिर वाटर वेस्ट, लिक्विड वेस्ट हो, मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है उस एरिया में। इकोलॉजी एंड पोल्यूशन, इसकी वजह से भी बहुत बार जो है मैंने प्लांट सेटअप नहीं कर पाते कि पता चला कि एयर पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, तो इसकी वजह से भी लोकेशन को आपको ध्यान देना होता है। कैपिटल एबिलिटी, यानी कि फाइनेंस की एबिलिटी है या नहीं है। और लास्ट इज वल्नरेबिलिटी टू एनिमी अटैक, यानी कि वहाँ पे दुश्मनों से खतरा कितना है। अब बॉर्डर पे जाके खोल लिया तो वहाँ पे अटैक हो सकता है, तो इसमें आपको ध्यान देना होता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं किसी भी प्लांट के लोकेशन को, फैसिलिटी लोकेशन को, ठीक है। जैसे प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट, आप सपोज करिए कि यहाँ पे क्या है कि आपको मार्केट, वो कंपनीज जो एफएमसीजी प्रोडक्ट प्रोवाइड करती हैं जैसे कि मिल्क, तो या फिर कोई टूटने फूटने वाला सामान प्रोवाइड करती हैं, तो इस केस में उनका जो नियरनेस टू मार्केट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अलग अलग है, यानी कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट आपका कैसा है उसके हिसाब से आपको अलग अलग फैक्टर इंपैक्ट डालते हैं। तो जब भी आप फैक्ट्री लोकेशन को या फैसिलिटी लोकेशन को सिलेक्ट करने जाते हैं तो वहाँ पर आपको ये देखना है कि कौन सा फैक्टर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा फैक्टर कम इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से फिर आप जो है फैसिलिटी लोकेशन को सिलेक्ट करते हैं। अब बात कर ले कि प्रोसेस क्या होता है फैसिलिटी लोकेशन सिलेक्शन का, यानी कि आपको अपना लोकेशन चूज करना है तो कैसे आप सिलेक्ट करेंगे, क्या प्रोसेस होगा, स्टेप्स क्या परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले आप करेंगे कि डिसाइड ऑन द क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएटिंग लोकेशन अल्टरनेटिव, यानी कि आपको पहले क्राइटेरिया डिसाइड करना है कि किस बेसिस पे आप जो है इवैल्यूएट करेंगे, यानी कि प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट, यानी कि मार्केट से कितना नज़दीक है उसके हिसाब से आप लोकेशन ढूंढेंगे, या फिर जो है टैक्सेस वहाँ पे कम लग रहे हैं उसके हिसाब से लोकेशन ढूंढेंगे, या फिर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अवेलेबल है उसके हिसाब से ढूंढेंगे, या फिर क्लाइमेट के हिसाब से ढूंढेंगे। तो क्राइटेरिया आपको डिसाइड करना होगा। उसके बाद फिर आप जो क्या करेंगे, लोकेशन अल्टरनेटिव डेवलप करेंगे, यानी कि जो जो क्राइटेरिया आपने
डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से लोकेशन हैं, यानी कि हो सकता है कि वो लखनऊ हो सकता है कानपुर हो सकता है मध्य प्रदेश हो, या फिर आउट ऑफ कंट्री हो भी हो सकता है। ठीक है, आप सपोज करें कि आप जो है लेबर जहाँ पे आप इस मार्केट में जाना चाहते हैं जहाँ पे आपको लेबर सस्ते में मिल जाए, तो उसके लिए क्या होता है कि बाहर की कंपनीज भी क्या आती हैं, यूपी में आ जाती हैं, इंडिया में आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे लेबर कॉस्ट कम है। तो आप लोकेशन अल्टरनेटिव डेवलप कर लीजिए। उसके बाद जब आपने मल्टीपल लोकेशन डेवलप कर लिया, आप जो है सभी लोकेशन को इवैल्यूएट करिए, जो आपने क्राइटेरिया डेवलप किया था उसके अकॉर्डिंग इवैल्यूएट करिए कि कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए, कहाँ पे टोटल कॉस्ट जो एवरेज या टोटल कॉस्ट होता है वो कम आएगी आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। उसके बाद फिर आप जो है फाइनल डिसीजन बना लीजिए और लोकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये जो है स्मॉल सा प्रोसेस होता है फैसिलिटी लोकेशन को सिलेक्ट करने का। अब जो है डिफरेंट डिफरेंट मेथड आते हैं कि जिसके अकॉर्डिंग जो है आप ये जो है लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लांट लेआउट या फिर हम इसको फैसिलिटी लेआउट के नाम से भी जानते हैं। देखिए लेआउट का मतलब क्या होता है, लेआउट मीन्स कि अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, यानी कि आपने अपने घर में या फिर अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन में जो मैन मशीन मटेरियल होते हैं आपने उसको किस तरीके से अरेंज किया है जिससे कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो इजिली जो है कंडक्ट किया जा सके, तो उसी को हम क्या कहते हैं, लेआउट कहते हैं। लेआउट मीन्स टू अरेंज वेरियस थिंग्स इन दी प्लान्ड मैनर। जब आप प्लानिंग के साथ सारी चीज़ों को अरेंज करते हैं तो वो चीज़ लेआउट कहलाता है। जैसे आपको बुक्स है तो बुक्स को आप जो है अरेंज करते होंगे कि प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट की बुक अलग, ऑपरेशन रिसर्च से जो रिलेटेड बुक है उसको एक साथ, मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी बुक्स हैं उसको अलग रखे आपने, तो लेआउट आप तैयार करते हो, यानी कि प्लान्ड मैनर से आप जो है अपने चीज़ों को अरेंज करते हो जिससे कि आगे चलकर आपको जब भी एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है फिर रिवीजन करना है तो आपको ढूंढना ना पड़े कि कौन सी बुक कहाँ पे है, कौन सी बुक कहाँ पे है। जब आप उसको सारी चीज़ों से सही तरीके से अरेंज करके रखे रहोगे तो आप आसानी से जो है बुक निकालोगे, एग्जामिनेशन की तैयारी करोगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो सिमिलरली मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में भी क्या होता है कि वहाँ पे चीज़ों को जो मैन मशीन मटेरियल होते हैं, रॉ मटेरियल होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको अरेंज किया जाता है। इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि जिससे जो फालतू का टाइम जो है एक मटेरियल को दूसरे मशीन तक जो है ट्रांसफ़र करने में या फिर एक मशीन से दूसरे मशीन पे जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने में मैन के मूवमेंट में टाइम वेस्ट ना हो और ना ही कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट लगे, तो इस तरीके से उस चीज़ को अरेंज किया जाता है। तो उसी को क्या कहते हैं, प्लांट लेआउट या फिर फैसिलिटी लेआउट कहते हैं। द एक्ट ऑफ प्लानिंग एंड ऑप्टिमम अरेंजमेंट ऑफ फैसिलिटीज़, यानी कि जो भी मैन मशीन मटेरियल हैं उनको इस तरीके से अरेंज किया जाए जिससे कि प्रॉम्प्ट हो, हैसल फ्री हो और अनइंटरप्टेड प्रोसेस हो प्रोडक्शन का। तो प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो जल्दी हो, बिना किसी रुकावट के हो, बिना किसी दिक्कत के हो और कम कॉस्ट में हो, तो उसी को प्लांट लेआउट या फिर फैसिलिटी लेआउट कहते हैं। क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू केथ एंड गुबेलनी उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि प्लांट लेआउट डील्स विद द अरेंजमेंट ऑफ द फिजिकल फैसिलिटीज एंड द मैन पावर व्हिच आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट और परफॉर्म अ सर्विस। तो प्लांट लेआउट या फिर फैसिलिटी लेआउट में क्या होता है कि जो फिजिकल फैसिलिटीज़ होती हैं और जो मैन पावर होता है उसको हम इस तरीके से अरेंज करते हैं कि जो प्रोडक्शन है या फिर जो भी प्रोडक्ट हमें बनाया जा रहा है या फिर सर्विस परफॉर्म करना है वो आसानी से हम जो है सर्विस को परफॉर्म कर सके, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सके। तो दैट इज प्लांट लेआउट। तो प्लांट लेआउट सिंपल से एक लाइन, अरेंजमेंट ऑफ द फैसिलिटीज़। अगर आपसे प्लांट लेआउट पूछा जाए, फैसिलिटी लेआउट पूछा जाए तो अरेंजमेंट ऑफ द फैसिलिटीज यानी कि मैन मशीन इक्विपमेंट मटेरियल उन सब का अरेंजमेंट जिससे कि बिना किसी इंटरप्शन के जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको हम परफॉर्म किया जा सके। क्लियर। तो जब भी हम प्लांट लेआउट या फिर फैसिलिटी लेआउट करते हैं तो उसमें कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको फोकस करना चाहिए, जिस पे ध्यान रखना चाहिए। यानी कि जब भी आप अरेंज कर रहे हो कि कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें होंगी, किस तरीके से चीज़ें होंगी, तो उसको अरेंज करते वक्त, उसको जो है लेआउट बनाते वक्त आपको कुछ प्रिंसिपल्स है जो कि ध्यान रखनी चाहिए। जैसे सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम मूवमेंट, यानी कि आप चीज़ों को इस तरीके से अरेंज करिए कि ज़्यादा मूवमेंट ना हो, यानी कि ज़्यादा मूवमेंट ना हो। एज फार एज पॉसिबल मटेरियल्स एंड लेबर शुड बी मूव्ड ओवर मिनिमम डिस्टेंस, यानी कि अब एक मशीन से दूसरे मशीन में ही आधा घंटे एक घंटा लग रहा है जाने में, तो इससे क्या होगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं प्रोडक्शन डिले हो जाएगा। तो मिनिमम मूवमेंट होना चाहिए। जब भी आप कोई चीज़ अरेंज करो तो मिनिमम मूवमेंट होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ फ्लो, द वर्क एरिया शुड बी अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन सो दैट देयर इज ए कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ मटेरियल विदाउट बैक ट्रैकिंग और कंजेशन, यानी कि आप जब भी अरेंज कर रहे हो, जब भी आप जो है लेआउट डिज़ाइन कर रहे हो तो इस तरीके से अरेंज
अरेंज करिए, इस तरीके से इक्विपमेंट को, मशीन को अरेंज करिए कि जो फ्लो है वो फ्लो ना टूटे। क्लियर, यानी कि फ्लो बीच में टूटना नहीं चाहिए। अब मशीन 1 से मशीन 2 में जो है प्रोडक्शन प्रोसेस में मशीन 1 के बाद मशीन 2 में जो है ऑपरेट होना है प्रोडक्ट को, लेकिन आपने मशीन 1 के बाद मशीन 3 रख दिया, उसके बाद मशीन 2 रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, फ्लो टूट जाता है। क्लियर, तो इस तरीके से अरेंज करिए। प्रिंसिपल ऑफ स्पेस, प्रिंसिपल ऑफ स्पेस कहने का मतलब यहाँ पे है कि हर एक क्यूबिक स्पेस को आपको यूटिलाइज करना है। कोई भी एरिया चाहे वो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली आप जो है बेकार मत जाने दीजिए। ऑल अवेलेबल क्यूबिक स्पेस शुड बी इफेक्टिवली यूज्ड बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी, यानी कि जो भी आप अरेंजमेंट कर रहे हो, जो भी आप लेआउट बना रहे हो, वहाँ पे सेफ्टी का भी आपको ध्यान रखना है। ड्यू कंसिडरेशन शुड बी गिवन टू द सेफ्टी एंड कन्वीनियंस ऑफ द वर्कर। ऐसा नहीं कि आपने इस तरीके से लेआउट बना दिया कि वर्कर्स जो है परेशान हो रहे हैं, या फिर जो है वर्कर्स को जो है सेफ्टी नहीं है, या प्रोडक्ट जो है आपका ख़राब हो सकता है। अब आपने सोचा कि मशीन 1 के पास ही जो है रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, तो आपने रॉ मटेरियल को मशीन 1 के पास रख लिया और वो खुले में पड़ा हुआ है, वो जो है ख़राब भी हो सकता है, वो जो है चोरी भी हो सकता है। तो इस तरीके से जो है आपको अरेंज करना है कि वो सेफ़ भी रहे, वर्कर्स भी सेफ़ रहे, और जो मशीन है, जो मटेरियल है, वो भी सेफ़ रहें। नेक्स्ट प्रिंसिपल है दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स कि आप जो भी लेआउट बना रहे हो, जो भी अरेंज कर रहे हो अपने मशीन को, अपने मैन को, अपने मटेरियल को, इस तरीके से करिए कि अगर आगे चल के कोई चेंज करना हो तो आप उसमें चेंज कर सकें। लेआउट शुड बी सो डिजाइंड दैट प्रोडक्शन फैसिलिटीज कैन इजिली बी रीअरेंज्ड व्हेन इट बिकम नेसेसरी इन फ्यूचर ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंशन और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। यानी कि अगर कोई टेक्नोलॉजी चेंज होता है या फिर कोई आप एक्सपेंड करना चाहते हो, तो उस केस में आपका जो लेआउट है वो चेंज किया जा सके, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। देन प्रिंसिपल ऑफ इंटरडिपेंडेंस। प्रिंसिपल ऑफ इंटरडिपेंडेंस मीन्स कि आपस में एक दूसरे से वो इंटरडिपेंडेंट हो। इंटरडिपेंडेंट ऑपरेशंस एंड प्रोसेस शुड बी लोकेटेड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। आप सपोज करिए कि एक मशीन के बाद दूसरे मशीन पे ऑपरेट होना ही होना है, तो आप दोनों मशीन को क्या करें, नज़दीक रखिए, क्योंकि पता है कि दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। पहला मशीन दूसरे मशीन के बगैर काम नहीं हो पाएगा, दूसरा मशीन पहले मशीन के बगैर काम नहीं कर पाएगा, तो उसको आप जो है प्रॉक्सिमिटी, उनके बीच में डिस्टेंस को कम रखिए। फॉर एग्जाम्पल, मटेरियल शुड बी स्टोर्ड नियर द एरिया ऑफ रिक्वायरमेंट, ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा। दिस विल मिनिमाइज द प्रोडक्ट ट्रेवल। क्लियर, तो ये प्रिंसिपल ऑफ इंटरडिपेंडेंस है, यानी कि जो भी चीज़ें आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं उनके बीच में डिस्टेंस को कम करिए। प्रिंसिपल ऑफ ओवरऑल इंटीग्रेशन, ये लास्ट प्रिंसिपल है, यानी कि ओवरऑल इंटीग्रेशन है कि जो पूरा ओवरऑल फैसिलिटी है वो सभी आपस में इंटीग्रेट होने चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अलग अलग जगह सब घूम रहे, नहीं, ओवरऑल इंटीग्रेट होने, यानी कि दूर से जब देखें तो सब कुछ आपको इंटीग्रेटेड लगे। ऑल द प्लांट फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज शुड बी फुली इंटीग्रेटेड इनटू अ सिंगल ऑपरेटिंग यूनिट सो एज टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी एंड मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये प्रिंसिपल्स जब भी आप प्लांट लेआउट या फिर फैसिलिटी लेआउट डिज़ाइन करते हैं, तो इन प्रिंसिपल्स का आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कम से कम मूवमेंट हो, फ्लो जो है कंटिन्यूअस हो, स्पेस, हर स्पेस का यूटिलाइजेशन किया गया हो, सेफ्टी का ध्यान रखा गया हो, फ्लेक्सिबिलिटी भी हो, यानी कि आगे चल के कोई चेंजेस करना हो तो चेंज कर सके। इंटरडिपेंडेंट अगर हैं कुछ चीज़ें, तो वहाँ पे जो है उनके बीच में प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए, प्रॉक्सिमिटी क्लोज होनी चाहिए, और वहीं पे ओवरऑल इंटीग्रेशन, यानी कि हर चीज़ें आपस में इंटीग्रेटेड फॉर्म में होनी चाहिए, जिससे कि कम से कम जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आए और एफिशिएंसी जो है मैक्सिमाइज किया जा सके। अब बात कर लें कि टाइप ऑफ प्लांट या फिर फैसिलिटी लेआउट, कि प्लांट लेआउट या फिर फैसिलिटी लेआउट के क्या टाइप्स हैं। तो ब्रॉडली 4 टाइप आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे: प्रोडक्ट लेआउट, प्रोसेस लेआउट, कॉम्बाइंड यानी कि कॉम्बिनेशन या फिर मिक्स्ड हाइब्रिड लेआउट कहते हैं, वहीं पे चौथा है फिक्स्ड पोजीशन लेआउट। तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले है प्रोडक्ट लेआउट। प्रोडक्ट लेआउट को हम लाइन लेआउट या फिर स्ट्रेट लाइन लेआउट के नाम से भी जानते हैं। तो प्रोडक्ट लेआउट यहाँ पे क्या होता है कि प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो आप मशीन्स होती हैं, मेन्स होती हैं ना, उसको अरेंज करते हो। आपको बनाना है चॉकलेट बनाने के अकॉर्डिंग आपने सारी मशीन्स को, सारे मेन्स को, मटेरियल को आपने अरेंज कर दिया और अब फिर चॉकलेट बनना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट लेआउट है ना, नॉर्मली सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट, जब एक टाइप का प्रोडक्ट ही आपको बनाना होता है तो उस केस में प्रोडक्ट लेआउट को हम यूज़ करते हैं। मास प्रोडक्शन करना हो तो उस केस में भी हम प्रोडक्ट लेआउट का यूज़ करते हैं। तो ऑल द मशीन्स आर अरेंज्ड इन द सीक्वेंस एज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट लेआउट में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक ही टाइप का प्रोडक्ट जो है आप यहाँ पे डेवलप कर रहे होते हो, और जो है स्पेसिफिक प्रोडक्ट डेवलप कर रहे होते हो, और उसके लिए जो है सारी मशीन्स को आप क्या कहते हो, सीक्वेंस में, यानी एक लाइन में जो है वहाँ पे आप जो अरेंज कर देते हो। तो उस टाइप के लेआउट को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट लेआउट कहते हैं। मशीन्स आर अरेंज्ड इन अ स्ट्रेट लाइन सो कॉल्ड एज लाइन लेआउट। स्ट्रेट लाइन में मशीन्स अरेंज होती हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, लाइन लेआउट कहते हैं। वन प्रोडक्ट ऑफ वन टाइप इज प्रोड्यूस्ड एट अ टाइम, यानी कि यहाँ पे एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट एक टाइम पे जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। द रॉ मटेरियल आर फेड एट वन एंड एंड टेकन आउट एज फिनिश्ड प्रोडक्ट टू द अदर एंड। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे पहले मशीन
से जो है रॉ मटेरियल जो है वहाँ पे इनपुट किया जाता है, उसके बाद फिर लास्ट मशीन से आपको जो है आउटपुट मिल जाता है। जैसे शुगर है, चीनी बनाना है तो शुगर केन, पहले मशीन पे आपने शुगर केन का यूज़ किया, उसके बाद लास्ट में आपको शुगर जो है वो प्रोडक्ट मिलेगा आपको। तो ये लाइन लेआउट या फिर प्रोडक्ट लेआउट कहते हैं। तो यूज़फुल फॉर मास प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन के लिए ये जो है यूज़फुल होता है। आप चाहे शुगर फैक्ट्री में देखें, चाहे पेपर मिल में देखें, चाहे सीमेंट बनाने वाली कंपनी में देखें, तो वहाँ पे जो है आपको नॉर्मली प्रोडक्ट लेआउट आपको देखने को मिल जाएगा। अब एग्जांपल के तौर पे आप ये फिगर को देखिए, तो यहाँ पे सपोज करिए कि आपको जो है चॉकलेट बनाना है, तो चॉकलेट बनाने के लिए पहले आप क्या करते हो, कंबाइन करते हो और व्हिपिंग करते हो। द इंग्रेडिएंट्स आर कंबाइंड एंड व्हिप्ड इन अ ह्यूज केटल। तो जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं चॉकलेट बनाने के लिए उसको आप क्या करते हो, ह्यूज केटल में मिक्स करते हो। तो पहला मशीन का काम हो गया। अब जब मिक्सिंग होगी तो उसके बाद आप क्या करोगे, उसमें शुगर ऐड करोगे, कलरिंग करोगे। क्लियर, शुगर ऐड करोगे, कलरिंग करोगे। तो जो मिक्स हुआ है उसको दूसरे मशीन पे लेके जाएंगे, वहाँ पे शुगर ऐड करेंगे, कलरिंग करेंगे। उसके बाद फिर हम उसको मोल्ड करेंगे। क्लियर, जो भी शेप देना है आपको उसको मोल्डिंग मशीन पे लेके जाएंगे और वहाँ पे उसको मोल्ड करेंगे। उसके बाद उसमें जो भी डिटेलिंग फिगर्स या फिर कुछ लिखना है तो वो चीज़ें हम वहाँ पे उस पर करेंगे। और फिर फाइनली क्या होगा, नेक्स्ट मशीन पे ले जाएंगे जहाँ पे रैपिंग होगी और फिर वहाँ से वो शिप कर जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये प्रोडक्ट लेआउट हो गया। प्रोडक्ट क्या है, चॉकलेट। चॉकलेट आप एक टाइप का चॉकलेट बना रहे हो, एक ही डिज़ाइन का बना रहे हो, एक ही उसमें जो है सारी चीज़ों में लिखना है। तो वहाँ पे आपने क्या किया, सारी मशीन को एक लाइन में लग दिया है। पहले जो है वहाँ पे आपने ह्यूज केटल में उसको मिक्स किया इंग्रेडिएंट को, दूसरे वाले मशीन में आपने उसको जो है शुगर ऐड किया, उसको जो है कलरिंग की, उसके बाद उसको मोल्डिंग में दिया, मोल्डिंग के बाद उसको डिटेलिंग लेके गए और फिर जो है रैपिंग और शिपिंग वाले मशीन पे लेके गए और फिर वो शिप करके चला जाता है कस्टमर के पास तक। तो दैट इज प्रोडक्ट लेआउट। नेक्स्ट टाइप ऑफ लेआउट है दैट इज प्रोसेस लेआउट, जिसको हम फंक्शनल लेआउट भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि फंक्शंस के अकॉर्डिंग जो है मशीन्स को ग्रुपिंग कर दी जाती है। जो फंक्शंस मशीन परफॉर्म कर रहा है, सेम टाइप का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो उन सबको जो है एक ग्रुप बना दिया गया, यानी कि एक डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये नॉर्मली जो प्रोसेस लेआउट है ये कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाने के केस में या फिर सर्विस के केस में जो है यूज़ किया जाता है प्रोसेस लेआउट। अब जैसे रेस्टोरेंट है, फिर हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में क्या होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं। डेंटल डिपार्टमेंट अलग हो गया, जो आपका आइज़ वाला है वो अलग डिपार्टमेंट हो गया, या फिर जो कैंसर का डिपार्टमेंट है, टीबी का डिपार्टमेंट है, तो ये सब क्या हो गया, अलग अलग डिपार्टमेंट हो गया। ब्लड बैंक अलग हो गया। तो डिपार्टमेंट बना दिए जाती है। जो सिमिलर टाइप के जो नेचर फंक्शन होते हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं, और जिसको जिस फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, जिस डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, वो उस फंक्शन में उस डिपार्टमेंट में जाके अपना काम परफॉर्म करता है। तो दैट इज कॉल्ड प्रोसेस लेआउट। ऑल मशीन्स परफॉर्मिंग सिमिलर टाइप ऑफ ऑपरेशंस आर ग्रुप्ड एट वन लोकेशन। तो सिमिलर टाइप के जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं मशीन, उनको एक लोकेशन पे जो है ग्रुप कर दिया जाता है। ग्रुपिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस एंड डिपार्टमेंट आर क्रिएटेड। तो फंक्शंस के बेसिस पे ग्रुपिंग की जाती है और फिर एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया जाता है। मेनी प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ डिफरेंट टाइप इज प्रोड्यूस्ड सर्व्ड एट अ टाइम। तो यहाँ पे क्या होता है प्रोसेस लेआउट में कि यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट और कई सारे प्रोडक्ट एक साथ जो है आप यहाँ पे प्रोसेस कर सकते हो। लेकिन प्रोडक्ट लेआउट में क्या होता है, प्रोडक्ट लेआउट में एक टाइप का प्रोडक्ट, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट ही वहाँ पे जो है आप बना सकते हो। लेकिन प्रोसेस लेआउट में कई सारे प्रोडक्ट और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट को जो आप प्रोड्यूस कर सकते हो, सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। अब जैसे हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में ये नहीं है कि सिर्फ आप जो है कैंसर के मरीज को ही इलाज कर रहे हो, नहीं, आप वहाँ पे डेंटल को भी देख सकते हो, आइज वाले को भी देख सकते हो, कैंसर को भी देख सकते हो, टीबी वाले को भी देख सकते हो। क्लियर, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट बने हैं, जिसका जिस डिपार्टमेंट में काम है वहाँ पे जाके अपना वो काम कर सकता है। तो यूजफुल फॉर कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट, ये जो प्रोसेस लेआउट है वो कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट के लिए यूजफुल होता है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या है, लेथ डिपार्टमेंट जहाँ पे शेप दिया जाता है प्रोडक्ट को, वो अलग जो है मशीन को हमने एक ग्रुप बना दिया, दूसरे में हमने मिलिंग कर दिया, तीसरे में ड्रिलिंग डिपार्टमेंट कर दिया, चौथे में ग्राइंडिंग, पांचवा पेंटिंग डिपार्टमेंट। क्लियर, तो इस तरीके से जो रिसीविंग होता है, यानी कि पहले आप जो है रॉ मटेरियल रिसीव करोगे, उसको लेथ डिपार्टमेंट भेज देते हो, वहाँ पे अलग अलग मशीन पे परफॉर्म करके मिलिंग में, मिलिंग से ड्रिलिंग में, ड्रिलिंग से ग्राइंडिंग में। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक वो नहीं है, फ्लो नहीं होता है कि लेथ से मिलिंग में ही जाना है। हो सकता है लेथ डिपार्टमेंट से सीधे वो ड्रिलिंग में चला जाए, या फिर लेथ से सीधे ग्राइंडिंग में चला जाए और ग्राइंडिंग के बाद असेंबली में आके वो शिपिंग के लिए चला जाए। तो जिस डिपार्टमेंट को उसकी नेसेसरी होगी उस डिपार्टमेंट जो जाके अपना काम परफॉर्म करेगा और वो फिर शिपिंग के लिए तैयार हो जाता है। क्लियर, तो ये प्रोसेस लेआउट होता है। नेक्स्ट है दैट इज फिक्स्ड पोजीशन लेआउट। तो फिक्स्ड पोजीशन लेआउट नाम से क्लियर है कि पोजीशन फिक्स्ड होती है किसकी, प्रोडक्ट की, यानी कि जिस चीज़ को बनाना है उसकी पोजीशन फिक्स्ड होती है। जैसे आप सपोज करें कि रोड बनाना है या फिर आपको जो है एरोप्लेन बनाना है, तो रोड बनाना है तो रोड को उठा के नहीं लाओगे, बल्कि आप जो मशीनरी है उसको लेके जाओगे वहाँ पे प्लेस पे और वहाँ पे जाके आप रोड बनाते हो। तो fixed position layout, the project remain in one place and workers and equipment come to that one work area। तो जो
प्रोजेक्ट होता है वो अपनी एक जगह पे रहेगा, वर्कर और जो इक्विपमेंट होते हैं वो उस एरिया में जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे प्रोजेक्ट जैसे शिप हो गया, हाईवे हो गया, ब्रिज हो गया, हाउस हो गया, या फिर ऑपरेटिंग टेबल इन हॉस्पिटल, ऑपरेटिंग रूम, जहाँ पे आप देखते होंगे ना कि ऑपरेशन रूम होता है, तो ऑपरेशन रूम में जहाँ पेशेंट है वहाँ उठा के नहीं लेके दो, बल्कि पेशेंट को उठा के आप ऑपरेशन में रूम में लेके जाते हो, तो फिक्स्ड पोजीशन लेआउट हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये जो फिगर देख रहे हैं, एरोप्लेन जो बनता है आपने देखा होगा, तो एरोप्लेन क्या होता है, उसकी पोजीशन फिक्स्ड कर जाती है, वहीं पे इक्विपमेंट और वहीं पे वर्कर जाते हैं और उसको एरोप्लेन को डिज़ाइन करते हैं, उसको डेवलप करते हैं। शिप के केस में भी ऐसे भी होता है, रोड का आपको पता ही है, क्लियर। तो इसको हम कहते हैं फिक्स्ड पोजीशन लेआउट। वहीं पे तीसरा है दैट इज कंबाइंड या फिर हाइब्रिड लेआउट, इसको हम मिक्स्ड लेआउट भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपने तीनों देखें, फिक्स्ड, प्रोडक्ट और प्रोसेस, ये तीनों ही लेआउट का कॉम्बिनेशन होता है। लेआउट दैट कंबाइन ऑल थ्री ट्रेडिशनली लेआउट कंसीडरिंग प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैपेसिटी रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप जो है प्रोडक्ट भी यूज़ कर रहे हो, प्रोडक्ट लेआउट भी यूज़ कर रहे हो, तो प्रोसेस लेआउट भी यूज़ कर रहे हो, कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हो। जब जरूरत पड़ी तो प्रोडक्ट, जब जरूरत पड़ी तो प्रोसेस लेआउट का यूज़ आप कर लेते हो। तो यूजली प्रोसेस लेआउट इज कंबाइंड विथ प्रोडक्ट लेआउट। यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है, हाइब्रिड लेआउट होता है, क्लियर। प्रोडक्ट भी है, प्रोसेस भी है।